हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? फटाफट से मुझे बताओ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैंने पचासों बार इसको इंटरव्यूज़ में देखा है, पचासों बार इसको ऑनलाइन टेस्ट के अंदर देखा है। और हमारे जानने वाले व्यक्ति जिनसे तुम होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ते हो, लक्ष्य कुमार भैया तुम्हारे, उनका भी अडोबी में सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट में इसी क्वेश्चन के दम पे हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है कॉइन चेंज। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा वेरिएंट है जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर वेरिएंट नहीं है पर ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अगर तुम्हें ये आता तो तुम वो भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर तुम्हें लेट्स से नैपसैक भी आता तो भी तुम कर सकते थे, बट ठीक है, अभी वहाँ पे नहीं जाते हैं। अभी नॉर्मल नॉर्मल वेरिएंट समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, और मज़ा आएगा। अभी मज़ा आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट समझते हैं क्वेश्चन की भाषा को। जैसे स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बताएंगे कि भैया स्क्रीन विजिबल हो गई है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन विजिबल है? बढ़िया। तो अगेन ज़्यादा टारगेट नहीं रखा आज का, ज़्यादा टारगेट नहीं रखा आज का। टारगेट सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, पर यही 2 क्वेश्चन हमारे बहुत सारा टाइम लेंगे क्योंकि हमें समझाना है, हमें भगाना नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान सुनना मेरी बात को, जब मैं तुम्हें क्लासेस के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता तो उसका सिंपल सा एक तात्पर्य होता है कि भाई जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना, और उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, वहाँ पर पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ध्यान देना। जानबूझ के 2 ही क्वेश्चन पिक किए, जानबूझ के। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से। वैसे मैं 4 के प्लान था मेरा, पर मैंने 2 ही करे हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और इसका नाम है कॉइन्स, जिसके अंदर क्या है, रिप्रेजेंटिंग डिनोमिनेशंस, डिफरेंट डिनोमिनेशन दिखा रहे हैं कि भाई 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, डिफरेंट प्रकार के सिक्के तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, और एक अमाउंट है। ये बेसिकली तुम्हारा टारगेट अमाउंट है कि ये तुम्हें अमाउंट क्रिएट करना है, तो तुम्हें बेसिकली इन सिक्कों का प्रयोग करके इस अमाउंट को क्रिएट करना है। आंसर क्या कहता है? फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आप रिटर्न करो इस अमाउंट को बनाने के लिए। तो 11 रुपये बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन में यूज़ करूँ? तो सबसे सिंपल आंसर क्या आ रहा है इसका? 5 5 1, यानी कि 3 आंसर आ गया कि 3 कॉइन का मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आंसर नहीं बन सकता, लेट्स से तुम इस अमाउंट को क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आंसर रिटर्न -1 कर देना। इसका ध्यान रखना, इस केस का अलग से हैंडल करना पड़ेगा। यू में अज्यूम, आप अभी के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि हर कॉइन, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का, जो भी इनपुट में दिया हुआ है वो इन्फिनाइट नंबर में तुम्हारे पास प्रेजेंट है, कि तुम जितने मर्जी 1 की कॉइन लेके चलो, जितने मर्जी 2 की कॉइन लेके चलो, जितने मर्जी 5 के कॉइन लेके चलो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? और ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं एक बार, क्या उसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ लोड नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूँ। रिकर्जन में किया था, जैसे रिकर्जन वाली वीक में कराया था मैंने ये। वाह, अगर मैंने कराया था फिर तो मज़ा आ गया, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मुझसे तुम पूछना भैया आज कौन सा गाना सुनना है, तो मैं गाना बताऊंगा, बड़ा प्यारा गाना सुना मैंने एक। चलो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं वो है कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैं तुम्हें इनपुट में 2 चीज़ें दूंगा, पहले एक एरे, ठीक है, और दूसरा एक टारगेट अमाउंट, कि भाई ये तुम्हें क्रिएट करना है। तो मैंने बोला एरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट पड़े हैं, ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 5। ये एरे क्या दर्शाता है? ये कॉइन्स दर्शाता है कि कॉइन्स कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, टारगेट 11 है, क्या दर्शाता है कि ये टारगेट अमाउंट मुझे क्रिएट करना है यूजिंग दीज कॉइन्स। तो क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास इनपुट में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 के सिक्के जो हैं इन्फिनाइट हैं, यहाँ पे 2 के सिक्के भी इन्फिनाइट हैं, यहाँ पर 5 के सिक्के भी इन्फिनाइट है। तुम्हारे पास इन्फिनाइट सिक्के पड़े हुए हैं। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो है फाइंड आउट करने हैं टू क्रिएट टारगेट अमाउंट। टारगेट अमाउंट तक पहुँचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स तुम्हें क्रिएट करने हैं। क्या बात समझ में आती है? अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो की जा सकती है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैंने बोला कि मेरा करंट अमाउंट जो है वो क्या है, करंट अमाउंट मेरा 0 के इक्वल है, और 0 से इसको मैं टारगेट अमाउंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक तरीका मेरे पास ये है कि 0 अमाउंट को मैं टारगेट की तरफ लेके जाऊँ, और वैसे मेरे पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास टारगेट अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, मेरा करंट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो करंट अमाउंट मेरे पास जो है मैंने टारगेट ही मान लिया कि ये टारगेट है, और इस टारगेट को मैं 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो चाहे मैं 0 से टारगेट तक क्रिएट करना चाहूँ आंसर, या टारगेट से 0 तक क्रिएट करना चाहूँ आंसर, दोनों ही केस में कोड करना पॉसिबल है। दोनों ही केसेस से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? बहुत आसानी से हो सकता है ये। ठीक है,
तो अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया, मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, मेरे पास एक टारगेट अमाउंट है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं टारगेट क्रिएट करने के लिए। हो सकता है अभी अप्रोच दिमाग में ना आ रही हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होगा। क्या बेसिक बात कर लूँ, क्या एकदम बेसिक बात कर लूँ कि जो 11 रुपये हैं वो किससे बने होंगे? 11 रुपये हो सकता है 1 के सिक्के से बने हो, या 2 के सिक्के से बने हो, या 5 के सिक्के से बने हो। अगर लेट से 11 में से 1 माइनस कर दिया, बचा 10। अब 10 रुपये कैसे बनेंगे? वो सिंपल बात है भाई, या तो 1 से बने होंगे, या 2 से बने होंगे, या 5 से बने होंगे। अब 10 में से 1 माइनस कर दिया, 9। अब 9 कैसे बना होगा? या तो 1 से बना होगा, या 2 से बना होगा, या 5 से बना होगा। इन शॉर्ट हर एक नोड पे मैं कितनी कॉल्स मार रहा हूँ? इन शॉर्ट हर एक नोड पे कितने रिकर्सिव कॉल जा रही हैं? जितने आपके कॉइन्स हैं। सो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ कॉल्स है, ये क्या है बेसिकली? ये एक फोर लूप चल रहा है, ये एक फोर लूप चल रहा है। और फोर लूप किसके लिए चल रहा है? सारे कॉइन्स के लिए, सारे के सारे कॉइन्स के लिए फोर लूप चल रहा है। क्या समझ में आया? सिंपल, सिंपल इट इज़। एक बार इसको समझाते हैं, एक बार ट्राई रन करते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा। तो मैंने कहा कि लेट से मेरे पास कॉइन्स हैं 1, 2, 5, और लेट से मेरे पास टारगेट अमाउंट है, मेरे पास टारगेट अमाउंट है 7। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे 7 क्रिएट करना है। अब 7 कैसे बना होगा? या तो 1 से बना है, या तो 2 से बना है, या तो 5 से बना है। लेट से 1 से बना है, तो 7 - 1 6 आ गया। अब 6 कैसे बना होगा? या 1 से बना होगा, या 2 से बना होगा, या 5 से बना होगा। लेट से 1 मान लिया मैंने, तो 5 आ गया। अगेन 5 1 से बना होगा, 2 से बना होगा, 5 से बना होगा। अगेन यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ 1 से बना होगा, 2 से बना होगा, 5 से बना होगा। यहाँ पे आ गया 3 जो है 1 से बना होगा, 2 से बना होगा और 5 से बना होगा। यहाँ पे आ गया 2 जो है 1 से बना होगा, 2 से बना होगा और 5 से बना होगा। यहाँ पे आ गया 1 जो है 1 से बना होगा, 2 से बना होगा और 5 से बना होगा। यहाँ पे आ गया 0। तो जब मैं टारगेट से 0 पहुँच गया, क्या मेरे को एक आंसर मिला? ठीक है। तो कितने कॉइन्स लगे? एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा, एक 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 ये रहा। कितने कॉइन्स लग गए? टोटल 7 कॉइन्स लग गए। तो मेरे पास अभी तक 7 कॉइन्स लग चुके हैं इसको बनाने में। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये आ गया -1 और ये हो गया 1 - 5 -4। तो यहाँ तो आंसर ही नहीं बन रहा, यहाँ से आंसर ही नहीं बन रहा। यहाँ पे फिर 0 आ गया, 2 - 2 0 होता है ना। तो कितने सिक्के लगे? यहाँ पे टोटल 6 सिक्के लगे। 5 सिक्के 1 रुपये के और 1 सिक्का 2 रुपये का। यहाँ पे मैं गया 2 - 5 - 3। यहाँ पे आंसर ही नहीं बन रहा। यहाँ बना 1 और यहाँ बना 2। इस 1 के लिए फिर दोबारा 3 कॉल मारेंगे, 2 के लिए फिर दोबारा 3 कॉल मारेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो जहाँ जहाँ पर भी 0 बनता जा रहा है, 0 मेरा बेस केस, और बेस केस वाले गेम में मैं मिनिमम आंसर स्टोर कर लेता हूँ। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इस प्रकार गेम चल रही है। तो एक बार एक बच्चा कह रहा 2 कैसे बना? कौन सा 2 कैसे बना भाई? अच्छा 3 और 5 वाला, 3 और 5 -2 बन गया ना भाई, -2 बन गया। तो इस प्रकार हमने समझ लिया इसको। एक बार छोटा एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल उठा लेता हूँ ताकि तुम पूरा ट्री बना के दिखा पाऊँ। एक छोटा एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। मैंने बोला लेट्स से कि मेरे पास कॉइन्स हैं 1 के और 2 के, और टारगेट अमाउंट है मेरे पास, टारगेट है मेरे पास 3। चलो, तो 3 जो है कैसे बना होगा? 3 या तो 1 से बना है, या तो 2 से बना है। तो ये बन गया 2। 3 - 1 करके 2 आता है। 2 या तो 1 से बना है, या 2 के सिक्के से बना है। तो यहाँ पे आ गया जी 1। अब 1 जो है या 1 के सिक्के से बना है, या 2 के सिक्के से बना है। तो यहाँ पे आ गया आंसर आ गया 0। 0 मुझे मिल गया मेरा बेस केस। मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। कितने कॉइन लगे हैं? 1 2 3, 3 कॉइन लगे हैं जी। फिर 1 में से 2 माइनस कर दिया, -1 आ गया, तो आंसर ही नहीं मिला। 2 में से 2 माइनस कर दिया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब यहाँ 0 तक पहुँचने में कितने कॉइन लगे? 1 कॉइन यहाँ लगा, 1 कॉइन यहाँ लगा, 2 कॉइन लगे जी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बचा 3 - 2 1। यहाँ पे 1 की कॉल गई, यहाँ पे 2 की कॉल गई, ये आ गया 0। यहाँ पे कितने कॉइन लगे हैं? 1 2, 2 कॉइन लगे हैं। और यहाँ पे -1 में आंसर आ गया। तो तुम्हारे पास 3 आंसर निकले, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन, 2 कॉइन। तुमने कौन सा आंसर स्टोर कर लिया? जो भी सबसे मिनिमम था। तो आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया 2 कॉइन्स। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सिंपल है। तुम्हें हर एक नोट पर जाकर सिर्फ इतना बोलना है कि भाई सारे के सारे कॉइन्स ट्राई करके देख लो इसके ऊपर। तुम्हें हर एक वैल्यू पर जाकर सिंपल इतना करना है कि जितने भी कॉइन्स मेरे पास पड़े हैं उन सभी को ट्राई करके देख लो। बात खत्म, बात खत्म। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, हमने सीधा इसको बोल दिया यहाँ पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। नेगेटिव केसेस को अलग से हैंडल करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें, ऐसे भूल ना जाएं दोस्त। ठीक है, चलो तो कोड करने चलें। इंट मैक्स रिटर्न कर सकते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। -1 को क्या करना है अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी है। और ये पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न कौन सा है? ये एक सिंपल सा पैटर्न है जहाँ पे आपके पास एक एरे था और आपने उस एरे के सारे एलिमेंट को यूटिलाइज कर लिया, उस एरे के सारे एलिमेंट को कॉल कर दिया, उस एरे के सारे एलिमेंट को। अरे पिक नॉट पिक थोड़ी है, ये कैसी बात कर रहे हो? रुको, मेरी बात तो सुन लो पूरी एक बार। रुको तो सही, अरे रुको तो सही।
सिंपल फॉर लूप पैटर्न है ये। आपने बस जो भी आ रहा था उसके हर वैल्यू के लिए आपने उसकी हर वैल्यू के लिए आपने रिकर्सिव कॉल मार दी, रुकते ही नहीं हो सीधा। एक बंदे ने बोला भाई सारे चढ़ गए। अगेन मेरा यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, मैं अपना सबसे पहले रिकर्सिव कोड लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो कोड करते हैं, चलो तो हमने बोला सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, ये फंक्शन मैंने बना लिया। अब इसको फटाफट कोड कर देते हैं। तो मैंने बोला जी यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉइन्स, बताओ भाई बेस केस क्या लिखूँ, बेस केस बताओ क्या लिखूँ। मैंने बोला सिंपल, मैं टारगेट से 0 की तरफ आ रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा 0 रीच हो जाएगा तो मैं बेस केस हिट करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरा बेस केस क्या बन गया कि अमाउंट जो है वो 0 बन गया। तो अगर अमाउंट 0 है तो 0 अमाउंट बनाने के लिए कितने कॉइन चाहिए होंगे, 0 अमाउंट बनाने के लिए कितने कॉइन चाहिए होंगे, 0 अमाउंट बनाने के लिए 0 कॉइन चाहिए होंगे, रिटर्न 0। पर यह भी तो हो सकता है कि आपका अमाउंट जो नेगेटिव हो जाए, आपका अमाउंट नेगेटिव हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इस केस में मुझे बस अपनी वैल्यू को मार्क करना है, इस केस में मुझे बस अपनी वैल्यू को मार्क करना है कि मैं पता लगा पाऊँ कि आंसर नहीं आया था। तो यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू यूज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगे, ठीक है, और जो तुम्हारी एंटायर लॉजिक को इम्पैक्ट ना करे। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर ली रिटर्न इंट मैक्स, कि भाई इस केस के अंदर हमने क्या बोला कि इंट मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर दी। इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, अभी समझाता हूँ। हम बेसिकली इंट मैक्स जब भी मेरे पास आंसर आएगा तो मैं समझ जाऊँ कि वैल्यू नेगेटिव हुई थी। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी अमाउंट नेगेटिव होता है तो आंसर इंट मैक्स रिटर्न हो रहा है। तो मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा कि अगर मेरा आंसर इंट मैक्स आया था यानी आंसर वैलिड ही नहीं है, तो इस केस में वैलिड आंसर नहीं आ रहा तो क्या रिटर्न करूँ, -1। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अब मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो मैंने यहाँ मिनी नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अगेन मिनी को मैं किस में सेव करूँगा, मिनी की इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, मिनी की इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, इंट मैक्स, ठीक है। पहला काम डन। अब हम क्या कर चुके हैं, बेस केस हमने लिख लिया, अपने आंसर का वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया। हमने हर एक नोड पे हर एक अमाउंट पे क्या किया था, हमने हर एक अमाउंट के ऊपर सारे कॉइन्स के लिए फॉर लूप चलाया था। तो मैंने एक फॉर लूप चला दिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉइन्स डॉट साइज, फॉर लूप चला दिया। फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिकर्सिव कॉल मार रहा हूँ, पहले एलिमेंट के लिए रिकर्सिव कॉल, दूसरे के लिए रिकर्सिव कॉल, तीसरे के लिए रिकर्सिव कॉल, ऐसा कुछ कुछ कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने बोला कि मेरे पास ना आंसर आ रहा होगा, एक आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, इससे पास कर दिया हमने कॉइन्स। और अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट नेगेट हो गया होगा, क्योंकि जब 10 में और 1 की कॉल गई थी, 10 अमाउंट के लिए 1 की कॉल गई थी, 10 - 1 हो गया था ना, तो हमने वही बोला अमाउंट माइनस जो भी आपका करंट कॉइन है वो, इस प्रकार। तो आपका अमाउंट 10 - 1 9 बन गया था, तो आपने 9 के लिए कॉल कर दी थी, राइट। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रिकर्सिव कॉल मार दी इसके लिए, बढ़िया। अब हो सकता है कि मेरा आंसर जो है वो इंट मैक्स आया हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि मेरा आंसर इंट मैक्स आया हो। तो इंट मैक्स वाले केस में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरा आंसर इंट मैक्स नहीं आया, अगर मेरा आंसर इंट मैक्स नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, अगर आंसर इंट मैक्स नहीं आया यानी वो एक वैलिड आंसर है। और अगर वो एक वैलिड आंसर तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मिनी की वैल्यू अपडेट करनी है। मिनी तो मिनी की वैल्यू यहाँ पर हमने अपडेट कर दी, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक के सॉल्व करना था, कर दिया, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। रिटर्न कर दो भाई साहब। चलो ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे कोड लिखते हैं फटाफट लॉजिक इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। हमने क्या लिखा कि भाई इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, हमने पास कर दिया कॉइन्स अमाउंट। अब हो सकता है कि आंसर जो है वो इंट मैक्स आया हो, आंसर इंट मैक्स आने वाले केस में क्या आंसर रिटर्न करना है, रिटर्न करना है -1। और नॉर्मल केस में क्या करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया मित्रों। रन करते हैं, वैसे तो कोई गलती लग नहीं रही है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये फट जाएगा भाई आज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, +1 लगेगा। अरे +1 कर लेंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले देख तो लूँ मैं यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा। +1 कर लेंगे, सीधा लिख दूँ सब कुछ गलती करूँगा तब सिखाऊंगा, तब मज़ा आएगा ना तुम्हें। सीधा लिख दूँ +1, कर लेंगे +1 कौन सी बड़ी चीज़ है।
पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, ये बाद में बोल देगा फिर दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। चल जा भाई, चल जा भाई, चल जा प्लीज़। दोस्त नहीं है भाई, ये नहीं चलेगा आज। क्रैश तो वैसे हमने करवाए हैं दोस्त, क्रैश तो हमने बहुत प्लेटफॉर्म करवाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लेटफॉर्म तो मैंने अपनी आंखों के सामने क्रैश करवाए हैं। पर चलो ठीक है, अपन अपने कंपाइलर में कर लेते हैं। हमारा चल रहा है क्या? ये हमारा भी नहीं चल रहा। चलो भाई, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, ये रहा हमारा फंक्शन। फटाफट से क्रिएट करते हैं। हमने बोला वेक्टर इंट कॉइन्स, हमने बोला कॉइन्स डॉट पुशबैक 1। क्या लगता है दोस्तों, आंसर आएगा? वैसे तो फटेगा, पर चलो ट्राई कर लेते हैं। डार्क मोड है क्या इनके पास? चलो डार्क मोड लगा लेते हैं भाई, अगर है तो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से। तो ये हमने यहाँ पर चला लिया, हमने वेक्टर इंक्लूड नहीं किया। वेक्टर इंक्लूड कर लिया, रन करो बेटा इसको। वो कह रहा है इंट मैक्स नहीं पता, अभी बताते हैं। अब पता है, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएंगे। नो आउटपुट, वो कह रहा है कि अमाउंट की स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा अब तो नहीं है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 0। ठीक है, हमने कहाँ पे गलती करी है फटाफट चेक करते हैं। हमने सिंपल से यहाँ पे बोला कि इंट आंसर इक्वल टू दिस। ध्यान से देखो, ये जो आंसर में स्टोर हो रहा है किसका आंसर आ रहा है? ये अमाउंट माइनस कॉइन्स आई। सो लेट्स से 10 - 1 यानी 9 का आंसर ये आ रहा है। पर जो एक सिक्का तुम पहले से यूज कर चुके हो वो कहाँ गया? तो उस एक सिक्के को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये 1+ हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पर 1+ करना पड़ेगा। जिस सिक्के को माइनस किया ना, उसको भी कंसिडर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1+ कर दिया। अब अगर मैं रन करूँ तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए। अब मेरा आंसर 3 आना चाहिए। क्या मेरा आंसर 3 आ रहा है? क्या मेरा आंसर 3 आ रहा है? येस और नो? क्या मेरा आंसर 3 आ रहा है? येस और नो? जल्दी से बताओ। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको, फटाफट से एक बार करने की कोशिश करते हैं। दिमाग थोड़ा धीरा चल रहा है वैसे भी। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना भाई। ये है 1, ये है 2, ये तुम्हारा है कॉइन्स, और ये है तुम्हारा अमाउंट जो कि है 3। ठीक है, जागृति एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी सब समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा वेट करा करो बस। तो मैंने बोला ये रहा मेरा अमाउंट 3, और 3 को मैं किससे बना सकता हूँ? या तो मैं 3 को 1 वाले कॉइन से बना सकता हूँ, या तो मैं 3 को 2 वाले कॉइन से बना सकता हूँ। अगर मैंने 3 को 1 वाले कॉइन से बनाने की कोशिश करी, तो अगर 3 में मैं बोल रहा हूँ कि 3 बनाने के लिए मैंने एक का सिक्का यूज़ किया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? बचा हुआ अमाउंट 2 होगा। अब 2 किससे बना होगा? या तो 1 के सिक्के से बना होगा या 2 के सिक्के से बना होगा। अगर 2 को बनाने के लिए मैंने 1 का सिक्का यूज़ किया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? 2 - 1 1 होगा। अब 1 को बनाने के लिए मैंने 1 के सिक्के का यूज़ किया और 2 के सिक्के का यूज़ किया, तो अगर लेट से 1 के सिक्के का यूज़ किया होता 1 को बनाने के लिए, तो आंसर क्या होता? 0 होता। तो 0 बनाने के लिए 0 को क्रिएट करने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? आपने बोला 0 को क्रिएट करने के लिए 0 कॉइन्स लगेंगे। पर आपने आंसर रिटर्न करना है। आपने क्या बोला? यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला सिक्का यूज़ किया ना, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये सिक्का तो यूज़ किया हुआ ना। तो जो भी यहाँ से आंसर आया, यानी ये वाला 0 प्लस जो भी आपका ये कॉइन है 1, यानी आपने आंसर यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, 2 वाले केस में गए, 1 - 2 हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू। आपने बोला इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा मैं, इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा मैं। अब 1 ने क्या बोला? अब 1 ने क्या बोला कि मेरे पास 1 वाला आंसर तो आ चुका है कि मेरे को बनाने के लिए 1 सिक्का लगता है। तो इसने बोला मैं आंसर तो ऊपर भेज दूंगा, पर पुराने वाला 1 सिक्का और ये वाला सिक्का भी तो यूज़ किया है, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 आंसर आ गया। लेट्स से यहाँ पर हम गए, यहाँ पे हमने बोला कि ये हो गया 0, और 0 केस में हमने क्या बोला? आंसर क्या होता है? 0 कॉइन्स। तो आपने बोला यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? ये वाला 0 प्लस ये वाला सिक्का, 0 + 1 1। तो आपका यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है। तो 2 के लिए या तो आंसर 2 मान लो या 1 मान लो, पर मुझे कौन सा आंसर चाहिए? मुझे मिनिमम वाला आंसर चाहिए। तो 2 ने ऊपर क्या रिटर्न करा? 2 ने ऊपर 1 रिटर्न किया, पर ये वाला भी कंसिडर करना है, तो +1 कर दिया। यानी यहाँ से क्या आंसर आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है।
यानी इस वाले सब ट्री से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स 2 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, लेट से 2 वाली कॉल गई होती, थोड़ा साइड में बना रहा हूँ, इसको हटा दो अभी, तो 3 - 2 1 हो जाता, और 1 के लिए 1 की कॉल जाती और 2 की कॉल जाती, यहाँ पर 0 होता और यहाँ पर -1 होता। 0 वाले केस में तुम रिटर्न करते 0 और ये वाला 1, और यहाँ पर तुम इसको तक तुम इग्नोर करते कि भाई यहाँ से आंसर नहीं आ रहा, तो 1 के लिए आंसर क्या है? 0 + 1 1, ठीक है। और 1 ने ऊपर आंसर रिटर्न किया, पुराने वाला 1 जो कि ये था, प्लस एक कॉइन तुमने जहाँ पे यूज़ किया 1 2, तो लेफ्ट से भी आंसर 2 आ रहा, राइट से भी आंसर 2 आ रहा है, इसने ऊपर क्या रिटर्न कर दिया? दोनों का मिनिमम जो कि आंसर है 2। तो 3 को बनाने के लिए 2 कॉइन्स की नीड पड़ती है। क्या बात समझ में आती है? तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू क्रिएट 3 = 2। क्या बात समझ में आती है? ये कहानी है। अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे देख पा रहे हो तुम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, क्या 2 को यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा, कहाँ पर देखा? तो ये देखो 1 को यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा, हाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, डीपी तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जो +1 वाला फंडा है वो ये कि यहाँ से यहाँ तक आने में, +1 का फंडा सिर्फ ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में तुमने एक कॉइन का यूज़ किया है, तो जब वापस जा रहे हो तो इसको याद रखना कि एक कॉइन यूज़ किया था। ये कहानी थी। इतना तो मुश्किल नहीं है यार, तुम क्या क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक है, कोई नहीं, 2 घंटे कर लेंगे इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 90 से ऊपर आ गया तभी आगे बढ़ूंगा। चलो आ जाओ, फिर दोबारा करेंगे। ये तो करवा रखा क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन को रिकर्जन से पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। जो चीज़ करवा चुका हूँ उसे दोबारा करा रहा हूँ, तुम करो, समझ में नहीं आ रहा। वाह, तो पहले कैसे आया था, तब क्यों नहीं बोला? पहले भी सब सेम क्वेश्चन कराया सेम तरीके, तब समझ में आ गया, अब नहीं आ रहा। मैंने बोला मेरे पास 2 प्रकार के कॉइन हैं, एक है 1 एक है 2, ये मेरे पास कॉइन्स हैं, और मेरे पास एक अमाउंट पड़ा है कि मुझे 4 रुपये क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब मैंने सिंपल सी बात बोली कि लेट्स से मुझे 4 रुपये क्रिएट करने हैं। सो 4 रुपये मैंने क्रिएट किए यूजिंग कौन सा कॉइन? पहले 1 रुपये का कॉइन यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने बोला अगर मैं 1 रुपये का कॉइन यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे क्या अमाउंट बनेगा? 4 - 1 3। अगर 3 मुझे बनाना है, मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 1 का कॉइन यूज़ कर लूँ या 2 का कॉइन यूज़ कर लूँ। लेट से मैंने 1 का कॉइन यूज़ कर लिया होता तो मेरे पास कितना अमाउंट बचता? 3 - 1 2। अब 2 बनाने के लिए मेरे पास 2 चॉइस हैं कि या तो 1 से बना लूँ या 2 से बना लूँ। मैंने 1 का यूज़ कर लिया, 1 रुपये कॉइन का, तो मेरा 2 - 1 आ गया 1। अब 1 अमाउंट बनाने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है कि या तो 1 का यूज़ कर लूँ या 2 का यूज़ कर लूँ। मैंने 1 का यूज़ कर लिया, अमाउंट आ गया 0। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, मुझे टारगेट क्रिएट करना था। अब टारगेट या तो 0 से टारगेट की तरफ जाके क्रिएट हो सकता है, या टारगेट को 0 की तरफ ले आओ तो उससे भी क्रिएट हो सकता है। तो क्या मैं अपने टारगेट को 0 वैल्यू पे ले आया? हाँ, तो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया। अब बस इतना चेक करो कितने कॉइन लगे इसको 0 तक लाने में। तो आपने चेक किया कि भाई साहब 1 2 3 4 4 कॉइन लग गए, 4 कॉइन लग गए, ठीक है। अब क्योंकि 4 कॉइन लगे हैं तो आपने लेट से यहाँ पर भी लिख लिया कि 4 कॉइन लग गए। चलो ठीक है। अब 1 को 2 से भी तो बना सकते थे, मैंने कहा हाँ बना सकते थे, तो 1 को 2 से बनाने की कोशिश करी 2 रुपये कॉइन से, तो 1 - 2 क्या हो गया? -1 हो गया। नेगेटिव वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, इग्नोर कर दो। 2 को 2 से भी तो बना सकते थे, मैंने कहा बिल्कुल बना सकते थे। 2 - 2 0 हो गया। यहाँ पे कितने कॉइन लग रहे हैं? 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन, यानी 3 कॉइन से भी तुम 4 बना सकते थे। बहुत बढ़िया। 3 को भी तो 2 के कॉइन से बना सकते थे, तो हमने बोला 3 - 2 = 1, और 1 को तुमने फिर 1 के कॉइन से बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे आ गया 0। कितने कॉइन लगे? 1 2 3, 3 कॉइन से फिर दोबारा 1 की वैल्यू। अब यहाँ पे 2 की कॉल भी जानी चाहिए थी, और हमने बोला नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसको इग्नोर कर दो। 4 के लिए 2 की कॉल गई, ये बना 2। 2 के लिए तुम्हारी 1 की कॉल गई, ये बना 1। 1 के लिए तुम्हारी फिर से 1 की कॉल गई, ये बना 0। कितने कॉइन लगे? 1 2 3, फिर से 3 कॉइन आंसर आया। यहाँ पे फिर तुम्हारी 2 की कॉल गई, ये आ गया नेगेटिव में, इसको इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पे तुम्हारी फिर 2 की कॉल गई, या 0। कितने कॉइन लगे? 1 और 2, 2 कॉइन। तो सबसे मिनिमम आंसर क्या आ रहा है इन सब का? मिनिमम आंसर आ रहा है 2। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या बात समझ में आती है? अब पोल करते हैं दोबारा। समझ में आई कहानी? समझ में आई क्या चल रही है यहाँ पे? कहानी समझ में आई क्या चल रही है? ठीक है, चलो एक बार कोड में दिखाता हूँ कैसे चल रहा है पूरा का पूरा कोड। कोड में देखो, तुमने सिंपल सी बात बोली, देखो बेस कैसे ऐड कर दी है कि भाई अगर अमाउंट 0 आ रहा है तो 0 बनाने के लिए तुम आंसर 0 रिटर्न कर देना। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और अगर अमाउंट लेस देन 0 तो इंटरमैक्स रिटर्न कर देना। इस वाली वैल्यू को अपन इग्नोर कर दिया करेंगे। तो हमने सिंपल सी बात बोली, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम को इंटरमैक्स से इनिशियलाइज कर दो, और हर एक कॉइन के लिए कॉल मारो। तुम देखा ना, हर एक नोड में 1 और 2 की कॉल मार रहा हूँ, तो उन्होंने क्या बोला? हर अमाउंट के लिए आपने सारे के सारे कॉइन्स की कॉल मार दी।
हर एक कॉइन के लिए आपने बेसिकली माइनस करके आपकी अगली कॉल जा रही है, राइट। 10 के लिए आपके जैसे आपके 4 था, 4 के लिए 1 की कॉल मारी तो 4 - 1 3 की कॉल गई थी। तो उसी प्रकार यहाँ पे अमाउंट था, अमाउंट में आपने इस वाले कॉइन को माइनस करके इसकी कॉल का आंसर निकाल लिया, ठीक है। पर वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 प्लस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये 1 प्लस क्या दर्शाता है? जो भी आपका करंट कॉइन था ना, जो 4 से 3 पहुंचने में लगा, जो 3 से 2 पहुंचने में लगा, जो 2 से 1 पहुंचने में लगा, उस करंट कॉइन को कंसिडर करना, ये 1 प्लस सहायता कर रहा है उस चीज़ के अंदर। एक्सेप्टेड, एक बार सबमिट करते हैं। टीएलई आना चाहिए, टीएलई आ गया, बढ़िया। तो टाइम लिमिट एक्सीड करके हमारा कोड बहुत स्लो है, हमारा कोड बहुत स्लो है। टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर हमारे पास आ चुका है और कोड बहुत स्लो है, सिर्फ 15 टेस्ट केस पास करा पा रहे हैं इससे हम। तो मैंने बोला ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा था कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो इस कोड के अंदर है ही है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है ही है, इस लॉजिक में है ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टॉप डाउन अप्रोच लिखता हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक फंक्शन बना दिया सॉल्व मेम करके, और उसके अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें पास कर दी, और इसके अंदर मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। बताओ भाई 3 स्टेप क्या थे, क्या थे वो 3 स्टेप? पहला स्टेप बताओ, बताओ पहला स्टेप बताओ फटाफट। भैया पहला स्टेप था कि आपको ना, आपको डीपीआरए क्रिएट करना है। मैंने कहा ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट डीपी कितना बड़ा, अमाउंट +1 जितना बड़ा। +1 क्यों? लास्ट क्लास में देखा था, -1 से इनिशियलाइज कर दिया इसको मैंने, ठीक है। इस डीपीआरए को पास कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तुमने डीपीआरए क्रिएट कर दिया और फंक्शन कॉल कर दी। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? जहाँ पे भी आंसर निकाला है सेव करा लो डीपी के अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो डीपी के अंदर आंसर सेव कराते हैं। तो मैंने बोला डीपी ऑफ अमाउंट, डीपी ऑफ अमाउंट इज इक्वल्स टू मिनी। लो सेव करवा लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि बेस केस के जस्ट बाद, बेस केस के जस्ट बाद चेक करो कि क्या आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैंने बोला इफ डीपी ऑफ अमाउंट इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ अमाउंट। हो गए 3 स्टेप डन। क्या लगता है चल जाएगा? एक गड़बड़ है भैया, आपने फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया रिकर्सिव कॉल के अंदर, इसे चेंज कर लो फटाफट। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम होने को दिया सॉल्व मैम, नाम हमारे फंक्शन का रिकर्सिव कॉल सॉल्व मैम को जानी चाहिए, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने ये कर दिया। एक बार चला के देख लेते हैं, आ जाओ। रन कर दिया, रन कर दिया, रन कर दिया। डीपी वाला एरे पास ही नहीं किया हमने अभी तक यार। और यहाँ फंक्शन कॉल के अंदर भी पास नहीं किया, बढ़िया। तो रन करते हैं इसको, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं इसको। क्या आंसर आ गया? क्या टीएलई की जगह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? क्या वही स्टेप्स थे जो मैंने बताए थे, या कुछ नया निकल के आ गया? क्या कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ गया? कुछ भी तो नहीं लगा भैया, वो जो सेम स्टेप थे कुछ लगा ही नहीं। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मेमोराइजेशन काम कैसे कर रही है, पर कर दिया हमने। वो बात लगे, पता है हमें बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा। आप कोई भी आंसर निकालते हो तो उस आंसर को सेव करा लिया, और हर बार नया आंसर निकालने से पहले चेक कर लेते हो कि क्या वो आंसर पहले से प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो भेज देते हो। यही लॉजिक है मेमोराइजेशन का, खत्म। किसी को अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही हो कि मिनी क्यों रिटर्न कर दिया, ये क्यों नहीं किया, लो बेटा ये कर लो अब, ठीक है। अब खुश हो, छोटी छोटी तुम्हारी खुशियाँ हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हो। तो हमने मेमोराइजेशन का यूज़ करके इसको करना सीख लिया। अब हमें चाहिए टैबुलेशन मेथड। टैबुलेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। टैबुलेशन में हमेशा थोड़ा बहुत दिमाग ज़्यादा लगता है, तो एक बार वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी टैबुलेशन के अंदर जाओ तो तुम्हें एक चीज़ ना एकदम क्लियर करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो डीपीआरए दर्शाया है वो डीपीआरए शो क्या करता है। जब भी टैबुलेशन का कोड लिखने जाओ वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला जी यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया सॉल्व टैब, सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, ठीक है।
तो इसको करते टाइम तो मैं हमेशा पता होना चाहिए कि डी पी ऑफ आई दर्शाता क्या है। तुम्हारा यहाँ पर डी पी ऑफ आई क्या दर्शा रहा है। तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने बेसिकली यहाँ पे टैबुलेशन में सबसे पहले तुम डीपीआरए क्रिएट करते हो, तुमने यहाँ पे डीपीआरए क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बताना है कि भाई इसका साइज क्या होगा, ठीक है। वो तो तुमने चलो बता दिया पुराने वाला देख के, ठीक है। पर इसको इनिशियलाइज किससे करूँ, उससे पहले मैं बताऊँ चाहिए डीपीएफआई दर्शाता क्या है। डीपीएफआई क्या दर्शाता है यहाँ पे, डीपीएफआई यहाँ पर ये दर्शाता है कि आई अमाउंट क्रिएट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे, वो दर्शाता है डीपीएफआई। डीपीएफ अमाउंट क्या दर्शाता है कि ये अमाउंट क्रिएट करने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे, वो दर्शाता है। सो अगेन अगर मुझे कोई भी मिनिमम नंबर दर्शाना होता है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इंट मैक्स। तो डीपी वाले एरे में हर किसी वैल्यू पर, हर किसी इंडेक्स पर क्या वैल्यू पड़ी होगी, इंट मैक्स, क्योंकि वो मिनिमम नंबर स्टोर करने वाला है। दैट्स वाई मैंने उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने कहा था यहाँ पे दिमाग लगाना है, हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या बात समझ में आती है, क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम नंबर स्टोर करने वाले हैं हमेशा, तो हमने यहाँ पर जानबूझ के इंट मैक्स स्टोर कर लिया इनिशियली। क्या ये बात समझ में आ रही है मुझे, क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। पहला काम डन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हमारा था कि हम बेस केस देखेंगे। ऊपर जाके हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले अप्रोच में बेस केस क्या है कि अगर अमाउंट जीरो है तो आंसर जीरो है। तो हमने बोला ठीक है, यानी डीपी ऑफ जीरो किसके इक्वल है, डीपी ऑफ जीरो, यानी अमाउंट जीरो क्रिएट करने के लिए आंसर क्या बनेगा, आंसर जीरो बनेगा, खत्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अगला स्टेप क्या था, यहाँ पर दिमाग लगाना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमें देखना था कि टॉप डाउन अप्रोच कैसे काम कर रही है। तो टॉप डाउन अप्रोच में तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, टॉप डाउन अप्रोच में भैया हम टारगेट से जीरो जा रहे थे, यस और नो, टारगेट से जीरो जा रहे थे। पर अगर मैं बॉटम अप की बात करूं, टैबुलेशन की बात करूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जीरो से टारगेट जाऊंगा। अब मैं जीरो से टारगेट जाऊंगा तो यानी मेरा लूप चलने वाला है जीरो से टारगेट का। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही मैं, सेम सारे के सारे स्टेप्स। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू अमाउंट। मैंने आई 1 से क्यों स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मैंने आई 1 से स्टार्ट क्यों किया, जीरो से क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है। जीरो का आंसर तो ऑलरेडी लिख दिया ना यहाँ पे, तो दोबारा क्यों मेहनत करूँ उसके ऊपर, मैं जीरो तो निकाल लिया ना ऑलरेडी, तो इसलिए 1 से अमाउंट तक मैं चला गया, ठीक है। हर एक अमाउंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे 5 बनाना है तो 5 के लिए मैं क्या करता, 1 रुपये की कॉल और 2 रुपये की कॉल दोनों मारता। 6 रुपये बनाने हैं, 1 रुपये की कॉल 2 रुपये की कॉल दोनों मारता। 7 रुपये बनाने हैं, 1 रुपये की कॉल 2 रुपये की कॉल दोनों मारता। यानी हर एक अमाउंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे कॉइन्स की कॉल मारता हूँ। तो मेरे को जो ये अमाउंट बनाना है आई, तो आई अमाउंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आई अमाउंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सारे कॉइन्स की कॉल मारूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉइन्स डॉट साइज। तो आई अमाउंट बनाने के लिए मैंने सारे के सारे कॉइन्स की कॉल मार दी। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसके अंदर कोड क्या लिखूं, वो ऊपर से उठा लो, वो ऊपर से उठा लो भाई, वो ऊपर से उठा लो। हमने इसको उठा लिया ऐसे कॉपी पेस्ट, और अब दिमाग लगाएंगे इसको चेंज करने में, ठीक है। ऊपर से तुम कोड उठा लाए, फटाफट से इसमें दिमाग लगाते हैं कैसे चेंज करा जाए इसको, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो मैंने बोला कि आंसर में आपने ऐसा लिखा हुआ है। अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी रिकर्सिव कॉल्स हैं उनको किस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, जो भी रिकर्सिव कॉल्स हैं उनको किस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, जो भी रिकर्सिव कॉल्स हैं उनको किस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, डीपी से रिप्लेस करूंगा। बढ़िया, तो मैंने बोला कि ये बन गई मेरी डीपी की कॉल, ठीक है। पर यहाँ पे एक बार चेक करो, एक बार चेक करो यहाँ पे कॉइन्स आई सही वर्ड है कि नहीं है, कॉइन्स आई सही वर्ड है कि नहीं है, बताओ भाई कॉइन्स आई सही है यहाँ पे कि नहीं, नहीं है। क्यों, आई नहीं लगाना भैया, आई तो आपके अमाउंट को दर्शा रहा है यहाँ पे, और जे जो है वो कॉइन्स को दर्शा रहा है, तो जे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि कॉइन्स में जे का इंडेक्स आप ट्रैवर्स करवा रहे हो ना, आई थोड़ी करवा रहे हो, सिंपल। तो आपने सिंपल सी बात बोली कि आंसर इक्वल टू डी पी ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ जे, और आपने इस प्रकार से इसे कर लिया। और हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि हम चाहें तो इस पूरे के पूरे को एक एक्सप्रेशन में तोड़ कर रख सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पुरानी वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू है उसे और जो अभी का आंसर आया है उसे कंपेयर कर रहे हो। तो आपने ऐसा कुछ लिख दिया, आपने लिख दिया कि जो डी पी ऑफ आई है, बेसिकली यहाँ पर डी पी ऑफ आई का आंसर निकाल रहे हो, डी पी ऑफ आई विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई के, मान लो यहाँ पर कोई आंसर पहले से पड़ा है, कॉमा 1 प्लस आंसर, और आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर ये है। चलो, तो तुमने डी पी ऑफ आई निकाल लिया, तो तुमने डी पी ऑफ आई निकाल लिया, इस प्रकार तुमने सॉल्व कर लिया इसको। पर यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं,
यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है क्या, कि मान लो अगर ये अमाउंट माइनस कॉइन्स जे नेगेटिव आ गया तो, मान लो ये अमाउंट माइनस कॉइन्स जे नेगेटिव आ गया तो उस केस में क्या करोगे, या मान लो ये डीपी ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन्स जे इंट मैक्स आ गया तो उस केस में क्या करोगे, राइट। तो वो कंडीशनिंग मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, वो कंडीशनिंग मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। अगेन एक गलती और है यहाँ पे, अमाउंट नहीं करना है अपने को, यहाँ पर अमाउंट बेसिकली आई दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई लगाना है अपने को, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये कुछ एक्सप्रेशन बने पड़े, हमने सिंपल से एक बात करी, कुछ इफ कंडीशंस का हमें यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल बोला कि अगर मेरा आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्या कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? यानी कि ये वाला जो इंडेक्स आप देख पा रहे हो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी कि वैलिड इंडेक्स, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और सेकेंडली मैं और क्या कह सकता हूँ सेकेंडली मैं और क्या कह सकता हूँ दोस्त, जो तुम्हें बताया मैंने अभी, आई माइ अगर ये मेरा वैलिड इंडेक्स है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और सेकेंडली मैंने क्या बोला कि एक बार इसकी वैल्यू भी चेक कर लेना, ये इंट मैक्स ना हो, प्रोसीड करने का फ़ायदा नहीं है फिर। एंड दिस शुड नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, इग्नोर करनी है मुझे इंट मैक्स वाली वैल्यूज, राइट। जिसकी वैल्यू इंट मैक्स है वो तो इग्नोर करनी है ना मुझे भाई, वो थोड़ी देखूंगा मैं। तो मैंने इस प्रकार से इसको स्टोर करा लिया। तो ये तुम्हारा एक आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर कहाँ पर पड़ा होगा, तुम्हारा आंसर कहाँ पर पड़ा होगा, डीपी में पड़ा होगा, ठीक है। और अमाउंट का आंसर कहाँ पर, कौन से इंडेक्स पर पड़ा होगा। चलो तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हम रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ अमाउंट। चेक करते हैं क्या ये चलेगा या इसमें कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं क्या ये चलेगा या इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया कि इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व टैब, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया कॉपी पेस्ट, इसे कर दिया कमेंट, इसे करते हैं रन, और बताओ क्या कुछ गलती होगी। चल गया, मैंने बोला सबमिट करो। क्या सॉल्व कर पा रहे हैं इसे हम? चलो आओ तो एक बार देखते हैं दोबारा क्या हुआ। हमने ऐसा कुछ लिख दिया और भैया ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, चलो एक बार और करेंगे, वंस मोर। तो मैंने कहा टैबुलेशन समझ में नहीं आया भैया, दोबारा करना है। मैंने कहा चलो दोबारा करेंगे। मुझे टैबुलेशन की सहायता से इस पूरे के पूरे कोड को राइट डाउन करना है। अभी जो है मैंने मेमोराइजेशन से कोड को लिखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल सबसे पहला स्टेप किया। स्टेप 1 क्या था, क्रिएट डीपी एरे। तो डीपी एरे हमने क्रिएट किया। हमने बोला वेक्टर ऑफ इंट डीपी, साइज़ कितना रखूँ, अगेन साइज़ मैंने कॉपी कर लिया, पहले जितना लिखा था अमाउंट +1 साइज़ रखा हुआ था वही हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है टॉप डाउन में हम टारगेट से 0 की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पे 0 से टारगेट की तरफ जाऊँगा। तो 0 से टारगेट या 0 से अमाउंट के बीच में कितनी वैल्यूज़ आ गई, अमाउंट +1 वैल्यूज़ आ गई। दैट्स वाई अमाउंट +1 वैल्यूज़ के लिए मैंने अपना डीपी एरे बना लिया। हर किसी वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करूँ, उसके लिए डीपी ऑफ आई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर डीपी ऑफ आई क्या दर्शाता है कि आई अमाउंट को क्रिएट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, वो डीपी ऑफ आई दर्शाता है। तो डीपी ऑफ आई एक मिनिमम नंबर दर्शाता है किसी अमाउंट को क्रिएट करने का, आई अमाउंट को क्रिएट करने का। तो मिनिमम नंबर को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इंट मैक्स से। तो मैंने इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया। पहला काम डन हो गया, पहला काम डन, बढ़िया। सेकंड काम क्या है, बेस केस देखो। तो बेस केस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट 0 है तो आंसर 0 कर दो। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि डीपी ऑफ 0 के अंदर मैंने 0 स्टोर कर लिया, क्योंकि डीपी ऑफ आई जब मैं कहता हूँ तो आई यहाँ पर अमाउंट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर डीपी ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर अमाउंट 0 है तो आंसर 0 हो गया। क्या बात समझ में आई ये वाली, क्या बात समझ में आई ये वाली? बहुत बढ़िया। थर्ड एंड लास्ट केस, स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं रेंज। हम चेक करते हैं रेंज, चेक द रेंज एंड फ्लो ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड कोड अकॉर्डिंगली। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, टारगेट वैल्यू से आप 0 की तरफ जा रहे थे, तो यहां पर आप कहां जाओगे, यहां 0 से टारगेट की तरफ जाओगे, 0 से टारगेट की तरफ जाओगे। तो तुमने यहां पे क्या बोला, तुमने एक फोर लूप लगाया, और तुमने यहां पे बोला कि यार मैं यहां पर जाऊंगा 0 से अमाउंट की तरफ, ठीक है।
पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि जीरो तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, जीरो तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जीरो दोबारा करने की नीड नहीं है, तो मैंने इसको 1 कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने ये रेंज फाइंड आउट कर ली, और जब मैंने रेंज फाइंड आउट कर ली उसके बाद मुझे क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करने के बाद कोई दिमाग लगाने की नीड नहीं है, ऊपर जाओ चुपचाप, चला गया भैया, जाके अपना कोड कॉपी करके ले आओ। कॉपी कर लिया हमने सभी ने, कर लिया कॉपी भैया, कर दो पेस्ट। आसान है, चलो ठीक है। तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने बोला मिनी ले लो एक, इंटरमैक्स लूप चला दो यहाँ से यहाँ तक कॉइन्स के लिए, और आंसर तुमने कर लिया। ये रिकर्सिव कॉल आ गया, रिकर्सिव कॉल को किससे रिप्लेस करूंगा, रिकर्सिव कॉल को डीपी से रिप्लेस करूंगा। तो तुमने यहाँ पर क्या बोला, डीपी ऑफ दिस, तो तुमने बोला आंसर इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई। क्या इतनी बात, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, अभी जो रूल बताएं वही कर रहा हूँ। हमने बस रेंज लिखी है, कॉपी पेस्ट करा है, जाके अपने रिकर्सिव कॉल को डीपी में चेंज किया है, तो यहाँ से मेरा आंसर निकल गया। आंसर के अकॉर्डिंगली मैंने मिनी की वैल्यू चेंज कर दी, और मिनी की वैल्यू आगे डीपी ऑफ अमाउंट के अंदर। रिटर्न वाले स्टेटमेंट की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, तुमने इसको बाहर रिटर्न करवा दिया। क्या ये समझ में आया अच्छे से? क्या ये समझ में आया अच्छे से? इसमें गड़बड़ है अभी भी, इसमें अभी भी गड़बड़ है बहुत सारी। अमाउंट यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, यहाँ पर अमाउंट ये टारगेट वाला वेरिएबल दर्शा रहा है, तो अमाउंट को यहाँ से हटाओ भाई। तो तुमने यहाँ पे अमाउंट को टारगेट से रिप्लेस कर दिया, अमाउंट को टारगेट से रिप्लेस कर दिया। क्या बात समझ में आई भाई? यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा लूप से बाहर है, देखो लूप यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर रन करता हूँ तो चल जाएगा, अब अगर रन करूँगा तो चल जाएगा। भैया आपने अभी ये चेक नहीं किया कि क्या ये जो वैल्यू है, जो ये इंडेक्स है, क्या ये वैलिड इंडेक्स है कि नहीं है। तो एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, तो मैंने बोला कि यार एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या टारगेट माइनस कॉइन्स ऑफ आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अगर ये वैलिड है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम इसे कोड करेंगे, मैंने रन कर दिया, हो गया, चल गया। क्या ये वाला तरीका आसान था? क्या ये पुराने वाले से आसान था? हाँ ये आसान था, कुछ भी नहीं था। क्या किया हमने, डीपीआरए क्रिएट कर लिया, सोचा एक बार क्या साइज होना चाहिए और क्या वैल्यू से इनिशियलाइज करूँ। हमने बेस केस देखा ऊपर से, बेस केस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इस डीपीआरए को इनिशियलाइज कर दिया। हमने बस एक चीज़ फाइंड आउट करी दिमाग लगा के यहाँ पर कि टॉप डाउन का फ्लो कैसा था, टारगेट से 0 की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर हम इसको बॉटम अप के अंदर टैबुलेशन मेथड के अंदर 0 से टारगेट की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर एंटायर कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जो ऊपर मैंने क्रिएट किया था। अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर दिए। क्या क्या चेंजेस किए भैया, जहाँ पर भी रिकर्सिव कॉल थी उसको डीपी से चेंज कर दिया, जहाँ पर भी अमाउंट लिखा था उसको इस टारगेट से चेंज कर दिया, और कहानी खत्म, हो गया सॉल्व। क्या बात समझ में आई? एक बच्चा पूछ रहा है वाई डीपी ऑफ टारगेट, वाई डीपी ऑफ अमाउंट, ये पूछूंगा मैं तुमसे पहले, वाई डीपी ऑफ अमाउंट, इसका आंसर दे दो मेरे को, फिर तुमसे वाई डीपी ऑफ टारगेट बताऊंगा। इसका ट्री बता दो, ट्री तो नहीं है इसमें, पर चलो समझाता हूँ कैसे हुआ होगा ये। आ जाओ, जिस बच्चे ने पूछा बड़ा समझदार बच्चा था, समझदार डाउट पूछता ना मुझसे कोई तो मुझे खुशी होती है बताने में, बेवकूफ़ डाउट पूछता ना कोई। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला जी यहाँ पर मेरे पास जो कॉइन्स हैं वो है 1 और 2, और यहाँ पर जो मुझे अमाउंट बनाना है, या फिर लेट से वही अपना नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कॉइन्स जो है मेरे पास वो है 1, 2, 5, और मेरे पास टारगेट जो है वो टारगेट क्या है 7 का, ठीक है। तो इस केस में डीपीआरए कितने साइज़ का बनाऊँ, मैंने बोला अमाउंट प्लस 1 का, यानी 8 साइज़ का डीपीआरए बन गया। तो मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने बोला ये मेरा डीपीआरए है, जहाँ मुझे पता है कि डीपी ऑफ 0 के अंदर क्या करना है, डीपी ऑफ 0 के अंदर 0 डालना है। तो हमने डीपीआरए क्रिएट कर लिया और डीपी ऑफ 0 के अंदर 0 डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने डीपी ऑफ 1 निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ, डीपी ऑफ 1 कैसे निकाल सकता हूँ, या तो 1 के कॉइन का यूज़ करके, या तो 2 के कॉइन का यूज़ करके, या 5 के कॉइन का यूज़ करके। मानते हो कि नहीं मानते हो? यही तरीका है। तो इसका मतलब डीपी ऑफ 1 में या तो 1 के कॉइन्स का यूज़ करके निकालूंगा, या 2 के कॉइन का यूज़ करके निकालूंगा, 5 के कॉइन का यूज़ करके निकालूंगा। सो अगर मैंने यहाँ पर 1 का कॉइन यूज़ कर लिया होता तो किस पे डिपेंड करता, यानी आप 1 पीछे जाते, तो 1 पीछे क्या आंसर पड़ा 0, तो आंसर आ गया 0 + 1। कॉमन सेंस कि ये डीपी ऑफ 0 का आंसर पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ 1 प्लस करेंगे तो 1 पहुँच जाएंगे, राइट। अगर इसके अंदर मैं 1 का कॉइन डालूंगा तो 1 पहुँच जाऊंगा ना, कॉमन सेंस। अगर लेट से 2 पीछे जाता, यानी -1 पे 2 पीछे जाता, तो ये तो नेगेटिव है, कुछ कर नहीं सकते। लेट से 5 पीछे जाता तो ये फिर दोबारा नेगेटिव है, कुछ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया, डीपी ऑफ 1 का आंसर आ गया 1। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। 2 पे आया, 2 का आंसर कैसे बनेगा, या तो 1 पीछे जाना पड़ेगा, या 2 पीछे जाना पड़ेगा, या 5 पीछे जाना पड़ेगा। 1 पीछे गया, आंसर मिला 1,
2 पीछे गया, आंसर मिला 0। तो तुम्हारा पहला आंसर आ रहा है 1 + 1, दूसरा आंसर आ रहा है 0 + 1, तीसरा तो नेगेटिव है -3, तो उसमें जाओगे नहीं। तो आंसर क्या आ गया मिनिमम दोनों का, ये 2 है, ये 1 है, आंसर आ गया 1। सेम फॉर 3, या तो 1 पीछे जाऊंगा, या 2 पीछे जाऊंगा, या 5 पीछे जाऊंगा। 1 पीछे गया, आंसर बना 1 + 1, 2 पीछे गया, आंसर बना 1 + 1, और 5 पीछे गया तो -2 आ गया, तो नेगलेक्ट कर दिया। आंसर क्या आ रहा है 2, तो 2 इसका आंसर हो गया। अब मैं गया 4 पे, या तो 1 पीछे जाऊंगा, या 2 पीछे जाऊंगा, या 5 पीछे जाऊंगा। तो 1 पीछे गया तो आंसर आ गया 2 + 1, 2 पीछे गया तो आंसर आ गया 1 + 1, 5 पीछे गया तो आंसर आ गया -1 में नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आंसर निकला मिनिमम 2 आंसर आ गया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, दैट्स वाई। 5 के लिए 1 पीछे जाऊंगा, 2 पीछे जाऊंगा, या 5 पीछे जाऊंगा। तो 1 पीछे गया तो आंसर आ गया 2 + 1, 2 पीछे गया तो आंसर क्या आ गया 2 + 1, 5 पीछे गया तो आंसर आ गया 0 + 1। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 6 के लिए 1 पीछे, 2 पीछे और 5 पीछे। अगर 1 पीछे जाऊंगा तो आंसर आएगा 1 + 1, 2 पीछे जाऊंगा तो आंसर आएगा 2 + 1, 5 पीछे जाऊंगा तो आंसर आएगा 1 + 1। अगेन यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 7 के लिए 1 पीछे जाऊंगा, या 2 पीछे जाऊंगा, या 5 पीछे जाऊंगा। अगर 1 पीछे गया तो आंसर आ गया 2 + 1, 2 पीछे गया तो आंसर आ गया 1 + 1, 5 पीछे गया तो आंसर आ गया 1 + 1, मिनिमम क्या आ गया 2। तो DP ऑफ 7 का आंसर क्या मिल रहा है तुम्हें 2 मिल रहा है। फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 2। अब समझ में आया कैसे चल रहा है, ठीक है, बढ़िया। इस प्रकार तुमने सॉल्व कर लिया इसको। क्या ही मिस्टेक है बताओ, क्या मिस्टेक है, कौन से नंबर में मिस्टेक है, 3 इंडेक्स में क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है 3 इंडेक्स में भाई। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ये क्यों करा, मैंने ध्यान समझाता हूँ। किसी को अगर समझ में नहीं आया 1 पीछे क्यों, 2 पीछे, 5 पीछे क्यों जाना, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि ये है 3 और ये है 5। अगर मुझे 3 का आंसर पता है, लेट से 3 बन सकता है तुम्हारे 2 कॉइन्स के अंदर, तो मैंने बोला कि DP ऑफ 3 = 2। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये है कि 3 अमाउंट बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स 2 है। यही है, यही मतलब है इसका, बिल्कुल यही मतलब है। मैंने बोला क्या मैं अगर इसी के अंदर 1-2 का सिक्का और ऐड कर दूं, अगर इसी DP ऑफ 3 के अंदर एक सिक्का और ऐड करूं 2 रुपए का, तो क्या वो 5 का आंसर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर DP ऑफ 3 में 2 का सिक्का ऐड कर दूंगा तो 5 का आंसर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिनिमम आंसर होगा, पर हाँ 5 क्रिएट हो जाएगा उससे। अब तुम 2 में 3 ऐड कर लो तो 5 पहुंच सकते हो, 3 में 2 ऐड कर लो तो 5 पहुंच सकते हो, 4 में 1 ऐड कर लो तो 5 पहुंच सकते हो, राइट। कॉमन सेंस वाली बातें बोल रहा हूँ मैं, कुछ बड़ी बातें नहीं बोल रहा। मैं इतना कह रहा हूँ 2 में 3 प्लस करो तो 5 बन जाएगा, 4 में 1 प्लस करो 5 बन जाएगा, 3 में 2 प्लस करो 5 बन जाएगा, यही कह रहा हूँ मैं, इससे बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। अगर तुम्हारे घर वाले देख लेंगे इस टाइम तो थू करके चले जाएंगे बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि क्या पढ़ रहा है ये बेवकूफ, मुझसे पढ़ लेता, पैसे क्यों दे रखे हैं इस बात के। तो खुद सोचो मुझे तुम्हें क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, चाहे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम नींद में पढ़ रहे हो। तो सिंपल सी बात है भाई। मैंने बोला DP ऑफ I किस पे डिपेंड कर रहा है, एक बार चेक कर लो। तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। या तो 1 का सिक्का यूज़ हुआ होगा, या 2 का सिक्का यूज़ हुआ होगा, या 5 का सिक्का यूज़ हुआ होगा, राइट। अगर 1 का सिक्का यूज़ हुआ था तो इसका मतलब आंसर DP ऑफ I - 1 के अंदर पड़ा हुआ है। अगर 2 का सिक्का यूज़ हुआ था यानी आंसर DP ऑफ I - 2 के अंदर पड़ा हुआ है। अगर 5 का सिक्का यूज़ हुआ तो यानी आंसर DP ऑफ I - 5 में पड़ा हुआ है। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, तो घर वाले सुन रहे हैं तो सुनने दो, बिल्कुल सही बात है। उनको पता होना चाहिए लड़का कितने पानी में है। जो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं कि भाई लड़का हमारा 50 लाख का पैकेज लेगा, लड़के को प्लस करना नहीं आता भाई, लड़का माइनस नहीं कर पा रहा, इसका लगाओ 2 थप्पड़ बढ़िया से। सुनने दो, अच्छी बात है। ऐसे हमने कोड किया इसको, अब आगे चलते हैं। कॉइन चेंज का हमारा ये हो गया यूजिंग रिकर्जन, ये हमने कर लिया यूजिंग मेमोराइजेशन, और ये हमने कर लिया यूजिंग टैबुलेशन। अब बात करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं फटाफट। चलो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो तुम ध्यान से रिकर्जन के अंदर अगर देखो तो रिकर्जन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे कॉइन सारे में, सबके लिए कॉल जा रही है। 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल हर एलिमेंट के लिए। जैसे फिबोनाची में हर किसी के लिए 2-2 कॉल जा रही थी, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एक्सपोनेंशियल। वैसे यहाँ पर भी आपके पास, मुझे नहीं पता कॉइन्स में कितने नंबर हो सकते हैं, 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल ही होने वाली है। तो ये तो बहुत गंदी कॉम्प्लेक्सिटी है भैया। इसको हमने यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दिया, DP का यूज़ करके। अब DP का जब मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई। यहाँ पे हर एक अमाउंट के लिए आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो एक बार, सिर्फ हर एक अमाउंट के लिए आंसर सिर्फ एक बार कैलकुलेट हो रहा है, येस और नो। अमाउंट कितने हैं टोटल, 0 से लेकर अमाउंट तक। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ अमाउंट प्लस 1, यानी O ऑफ अमाउंट, यानी O ऑफ जो भी तुम्हारी अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हारी O ऑफ अमाउंट होगी, लीनियर वैल्यू आ गई, लीनियर, राइट।
तो लीनियर वैल्यू के अंदर तुमने सॉल्व करना सीख लिया। बट बात अलग है, क्योंकि तुम यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे हो, तो ये तुम्हारा स्टैक स्पेस भी खा गया होगा ऑफ एन का, और तुम्हारा डीपी का स्पेस भी खा गया होगा ऑफ एन का। तो ऑफ एन प्लस ऑफ एन स्पेस खा गया, राइट। अगेन यहाँ पर भी तुम जाओगे टैबुलेशन का, तो ये भी तुम्हारा ऑफ एन का स्पेस तो खा ही चुका है। क्या मैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ? क्या मैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे एक ही चीज़ करनी होती है। वो क्या करना होता है? मुझे राइट डाउन करनी होती है डिपेंडेंसी, कि डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ध्यान से कोड में देखूँ, डीपी ऑफ आई डिपेंड कर रहा है, डीपी ऑफ आई कर रहा है डिपेंड अपने ऊपर, एंड डीपी ऑफ आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे के ऊपर। देखो अपने ऊपर कर रहा है, इसको तो हटाओ, बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी ये तो। पर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ये कोई सर्टेन वैल्यू है? यहाँ पर कॉइन्स जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है। ये डी पी ऑफ आई माइनस 1 भी हो सकता है, डी पी ऑफ आई माइनस 2 भी हो सकता है, आई माइनस 3, आई माइनस 13, आई माइनस 50, आई माइनस 20, आई माइनस जो मर्जी। तो क्या इन सभी के लिए मैं कोई पैटर्न पकड़ पा रहा हूँ कि प्रीवियस के इतने वेरिएबल बना लो, 2 प्रीवियस के वेरिएबल बना लो, 3 बना लो? नहीं पकड़ पाऊंगा, पैटर्न ही नहीं है मेरे पास, नहीं कर रहा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, नहीं होगी। क्या बात समझ में आई? नो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल हियर। क्या बात समझ में आती है भैया? जो इंटमैक्स वाली लगाई बॉटम अप में, उसमें आंसर इंटमैक्स कैसे आ सकता है? मान लो तुम्हारे पास कॉइन सिर्फ 2 रुपये का है, तो क्या तुम 5 रुपये बना पाओगे? अगर तुम्हारे पास कॉइन सिर्फ 2 रुपये का है, क्या 5 रुपये बना पाओगे? चलो ये बात समझ में आती है। हमने अपना पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, कॉइन चेंज वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिकर्जन क्वेश्चन था, जहाँ पे तुमने ये ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पहले भी रिकर्जन के टाइम पे, दोबारा मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, ठीक है। मेमोराइजेशन की बात करें, 3 स्टेप प्रोसेस लगाया है, डीपी आरए पास किया है, डीपी को यहाँ पर आंसर को स्टोर किया है, और डीपी का यहाँ पर तुमने आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तुमने यहाँ पे फॉलो कर ली है। इसको मैंने 2 बार समझा दिया है, तो एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, भले चाहे वीडियो को 2 बार देखना पड़े, देख लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस समझते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है, यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर, आप एक प्रोफेशनल चोर हैं, ठीक है। प्लानिंग टू रॉब हाउसेज अलॉन्ग अ स्ट्रीट, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी से बना रहा है। ईच हाउस हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हर हाउस के अंदर कुछ मनी पड़ा हुआ है। द ओनली कंस्ट्रेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ आइटम इज दैट एडजेसेंट हाउसेज हैव सिक्योरिटी सिस्टम कनेक्टेड and it will automatically contact the police if 2 adjacent houses were broken into on the same night। तो ये कह रहा है कोई भी adjacent house में साथ में चोरी मत कर देना, कोई भी adjacent house में साथ में चोरी मत करना। जैसे कि 1 और 2 में एक साथ चोरी मत करना, अगर 1 में करो तो 2 में मत करना, अगर 2 में करो तो 1 में मत करना। सेम फॉर 2 and 3, सेम फॉर 3 and 1। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो तुम्हें इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने कहा है कि भाई एडजेसेंट हाउसेज के अंदर चोरी मत करना, एडजेसेंट हाउस में चोरी करोगे तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। क्या बात समझ में आती है? इतना कह रहा है ये। गिवन एन इंटीजर एरे, आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जो कि दर्शाता है अमाउंट ऑफ मनी इन ईच हाउस, कि हर घर में कितना पैसा पड़ा हुआ है। आपको बताना है मैक्सिमम पैसा आप कैसे बना सकते हो, वो कौन सा तरीका है चोरी करने का जिससे आप मैक्सिमम पैसा बना पाओगे। इंक्लूड एक्सक्लूड पैटर्न अभी चलेंगे, वहाँ पे आएंगे, तुम मुझे बताना तो दिया करो। जब मैं तुमसे पूछूंगा मुझे बताओ क्या लगाना है इसमें, तब तुम मुझे बताओगे, इससे पहले तुम मुझे नहीं बताओगे। चलो आ जाओ, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो ये तुम्हारे घर हैं, ये 4 घर हैं यहाँ पे, ये 4 घर हैं यहाँ पे। और घर के अंदर क्या कितने पैसे पड़े हैं? 1 2 3 1। तो तुमने बोला घर के अंदर यहाँ पर 1 रुपये पड़े हैं, यहाँ पे 2 रुपये पड़े हैं, यहाँ 3 रुपये पड़े हैं, यहाँ 1 रुपये पड़े हैं। 0 1 2 3, और ये तुम्हारे हाउसेज का एरे है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हमें चोरी करनी है। चोरी का रूल ये है कि अगर मेरे पास लेट से यहाँ पर 4 हाउस हैं, अगर मैं इस वाले घर में चोरी कर रहा हूँ तो इस वाले में नहीं कर सकता, या फिर अगर इस वाले में कर रहा हूँ तो इन दोनों में नहीं कर सकता, या इस वाले में कर रहा हूँ तो इसके साइड वाले में नहीं कर सकता, या अगर इस वाले में कर रहा हूँ तो इसके साइड वाले में नहीं कर सकता। तो आप किसी भी हाउस में अगर चोरी कर रहे हैं तो उसके एडजेसेंट हाउस में आप चोरी नहीं कर सकते। ये रूल है भाई, अगर करोगे तो पकड़े जाओगे। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, तो बड़ा मजाक है यार। मैंने कहा बहुत मजाक है ये तो, चलो समझाता हूँ तुम्हें, मैं इसी की सहायता से समझाता हूँ। मैंने बोला अपन क्या करेगा, अभी अपन पहले घर में चोरी करेगा। 1 2 3 1 0 1 2 3। देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने बोला कि अभी मेरा आई जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और मैंने बोला कि या तो मैं इस घर में चोरी करूँगा या तो मैं इस घर में चोरी नहीं करूँगा। तो मैंने बोला कि एक केस करने का, एक केस ना करने का।
तो मैंने बोला इस घर को इंक्लूड कर लिया जाए, इस घर को इंक्लूड ना किया जाए। क्या बात समझ में आती है? अभी तक मैं कितने पैसे इकट्ठे कर चुका हूं? अभी तक मैं 0 पैसे इकट्ठे कर चुका हूं। मैंने क्या बोला कि लेट से मैंने इस घर में चोरी कर ली, कि ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया वापस 1। तो क्या मुझे 2 में चोरी करनी अलाउड होगी? अगर मैंने 1 में चोरी कर ली, क्या 2 में चोरी अलाउड कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 एडजेसेंट है, तो मैं इसमें नहीं कर सकता, पर हाँ इसमें कर सकता हूँ। इसका मतलब इंक्लूड वाले केस के अंदर आई आपका कितना आगे बढ़ता है? आई आपका 0 से 2 इंडेक्स पे आ गया, यानी इंक्लूड वाले केस में आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 हो जाता है। क्या ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? माननी पड़ेगी, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तुम्हारी कॉल गई, एक कॉल गई इंक्लूड की, एक कॉल गई एक्सक्लूड की। मैंने बोला कि चलो मान लो यहाँ मैंने चोरी कर ली, कि मान लो मैंने 3 में चोरी कर ली, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1। अगर 3 में चोरी कर ली, आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू 2 थी, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 2 यानी कि 4। आई बाहर निकल गया, आई बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या है? बेस केस। रुक जाओ, कितने पैसे कमा चुके हो यहाँ तक? भैया आपने 1 में चोरी करी थी और आपने 3 में चोरी करी थी, यानी आप टोटल 4 रुपये कमा चुके हो। 1 + 3 4 रुपये। यहाँ तक जब आए 4 रुपये कमा चुके थे। अगर एक्सक्लूड वाला केस लेते कि यार 3 पे चोरी नहीं कर रहा, अगर मैं 3 पे चोरी नहीं करता तो क्या होता वो देखते हैं कि भैया 1 2 3 1। अगर 3 पे चोरी नहीं करता तो क्या 1 में चोरी कर सकता था? हाँ बिल्कुल कर सकता था। क्यों? क्योंकि साइड वाले में चोरी नहीं की ना मैंने, दैट्स वाई। तो मैंने बोला 1 में चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर दोबारा 2 केस बनते हैं, इंक्लूड का, एक इंक्लूड का केस और एक एक्सक्लूड का केस। तो यहाँ पर क्या बना? 1 2 3 1। इंक्लूड करूंगा तो आई कहाँ पहुँच जाएगा? आई अभी 3 पे है, आई तुम्हारा 5 पे पहुँच गया, बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ क्या बन गया? बेस केस बन गया। और कितने पैसे कमाए यहाँ तक आते हुए? भैया 1 चोरी की थी, 3 पे चोरी नहीं की थी, और इस वाले 1 पे चोरी की थी, तो 1 + 1 2 रुपये कमाए हैं यहाँ पे हमने। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता तो क्या होता? कुछ भी नहीं, आपका आई नॉर्मल आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ गया। तो एक्सक्लूड वाले केस में आपका सिर्फ आई 1 से आगे बढ़ता है, 2 से आगे नहीं बढ़ता। आई बाहर निकल गया, बेस केस कितने चोरी करी है यहाँ पे? 1 रुपये यहाँ पे कमाए थे, यहाँ कुछ नहीं कमाया, यहाँ भी कुछ नहीं कमाया, 1 रुपये कमाए हैं जी बस। इसी प्रकार जब लेट्स से मैं इस वाले 1 को एक्सक्लूड कर देता तो यहाँ पे क्या होता? आपका आई कहाँ पे आता? आपका आई आता यहाँ पे, और यहाँ के लिए तुम्हारी रिकर्सिव कॉल वगैरह चलती, ऐसे तुम्हारी गेम चल रही होती, राइट। अब मैं आगे और डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पर क्या तुम्हें समझ में आया लॉजिक क्या है? मैं हर किसी हाउस के ऊपर खड़े होकर 2 चीज़ें बोल रहा हूँ कि बेटे या तो इसको इंक्लूड कर ले, बेटे या तो इसको एक्सक्लूड कर ले। अगर इंक्लूड करेगा तो उससे क्या होता है? मेरा आई जो है 2 कदम आगे बढ़ जाता है। एक्सक्लूड करेगा तो उससे क्या होता है? आई जो है वो 1 कदम आगे बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या लॉजिक क्लियर है? क्या लॉजिक क्लियर है? यस और नो? मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो जब भी मेरा बेस केस रीच होगा, तो मेरे पास ये मनी को मैं अपडेट कर लूँगा मैक्सिमम नंबर के अंदर। क्या बात समझ में आती है? तो जल्दी से बता दो। कोई मिस्टेक नहीं है भाई इसके अंदर, इसमें क्या मिस्टेक है? हाउस रोवर इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आ जाते हैं ये क्वेश्चन। इसका एक दूसरा वर्जन भी है, बिल्कुल सही। इसका अगला वर्जन आता है जिसमें आप पहले वाले हाउस में और लास्ट वाले हाउस में एक साथ चोरी नहीं कर सकते, सर्कुलर वर्जन होता है वो, पता है मुझे। रुको थोड़ा सब्र करो, कुछ नहीं है वो, मजाक है। सेम जो कोड अभी लिखेंगे उसके द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं उसको। 2 केस संभालने पड़ते हैं बस तुम्हें अलग से बना के। शुरू करें कोड करना है इसको? कोड करते हैं भाई, चलो। तो हमने यहाँ पर क्या बोला? लेट्स से मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू भेज दी। अलग से करेंगे यार, यहाँ थोड़ी भेजेंगे। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया कि इंट सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया वेक्टर इंट एंड नम्स। ठीक है, मैंने बोला कि यार यहाँ पे ये मैंने एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू भेजी है, जो एन है यहाँ पे वो एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि अगर मेरा एन एंडिंग इंडेक्स है, यानी मैं राइट से लेफ्ट की दिशा में आ रहा हूँ, एरे को कंप्लीट करते हुए, तो मेरा बेस केस क्या बनेगा? तो मेरा बेस केस बनेगा कि यार तुम 0 के पीछे ना चले जाना, 0 के पीछे नहीं, लेस देन 0 मत चले जाना। लेस देन 0 जाओगे तो रुकना पड़ेगा, या फिर 0 पे आओगे, हाँ लेस देन 0 जाओगे रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सिंपल से एक बात बोली कि अगर मेरा n जो है वो लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या करूँ?
एन अगर लेस देन 0 तो इस केस में क्या करूँ? इस केस में कितने पैसे कमाए होंगे? कोई पैसे नहीं मिलेंगे यार, हाउस ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो रिटर्न 0 कर दिया। और अगर मैंने बोल दिया कि मान लो कि मेरे पास एक ही घर है, तो एक ही घर है चोरी करने के लिए, तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे? एक ही घर मान लो अगर चोरी करने के लिए होता तो कितने पैसे मिलेंगे? मैं लिख देता हूं यहां पर, तुम कंफ्यूज जाओगे नहीं तो। अगर एक ही घर होता तो जितने पैसे उस घर में पड़े हैं वो सारे मिल जाएंगे, सिंपल बात है। रिटर्न नम्स ऑफ 0, बढ़िया। दोनों केस तुमने संभाल लिए। तुमने बोला अगर मान लो कोई घर ही नहीं है तो आंसर 0, अगर एक ही घर है तो जितना पैसा उस घर में पड़ा वो मुझे मिल जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, यस और नो? ठीक है, ये बात समझ में आती। अब मैंने बनाया इंक्लूड वाला केस। इंक्लूड वाले केस में क्या होगा? लेट से मैंने nth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो निकाल ली, तब मुझे यहां पे लेफ्ट साइड में किस तरफ जाना पड़ेगा? अगर इंक्लूड कर लिया तो 2 पीछे जाना पड़ेगा, अगर इंक्लूड नहीं करिए तो 1 पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला सॉल्व यूजिंग रिकर्जन हमने क्या बोला? यहाँ पास कर दिया नम्स और n अपडेट हो गया n-2। तो आपने इसे इंक्लूड कर लिया दोस्त, आपने इसे इंक्लूड कर लिया। और इंक्लूड किसको किया ये बताना एक बार, इंक्लूड किसको किया? आपने इंक्लूड किया जो भी नंबर nth इंडेक्स से पड़ा हुआ था, तो नम्स ऑफ n। इंक्लूड का आंसर निकल गया। ऐसे ही आपने एक्सक्लूड का आंसर निकाल लिया। आपने बोला सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, अगर एक्सक्लूड किया तो मुझे पता है n विल बी n-1 और क्या प्लस करूँ इसमें? भैया एक्सक्लूड करा है, कुछ प्लस करने की नीड ही नहीं है, 0 प्लस कर दो, चलो मन कर रहा है तो। मैंने कहा ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों निकल गए। मुझे क्या रिटर्न करना था? मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना था, रिटर्न कर दिया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। इसको मैंने रन कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। एक बार टीएलई मारना चाहिए, टाइम लिमिट एक्सीड आना चाहिए, टाइम लिमिट एक्सीड आना चाहिए कि स्लो कोड है बहुत ज़्यादा। टीएलई आ गया, 55 टेस्ट केस पास हो गए 70 में से, बढ़िया। तो ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर तो तुम हर किसी नंबर के लिए तुम 2 कॉल मार रहे हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? हर एक नंबर के लिए तुम एक्सक्लूड की कॉल मार रहे हो और एक इंक्लूड की कॉल मार रहे हो। तो तुम हर किसी नोड पे 2 कॉल मार रहे हो, ऐसे 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एक्सपोनेंशियल हो गई दोस्त, सिंपल। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। अब इसको डीपी से करने की कोशिश करते हैं। कि डीपी से बताओ 3 स्टेप्स क्या है मेरे पास, चलो फटाफट बता दो। सबसे पहला स्टेप बताओ, डीपी एरे क्रिएट कर दो। डीपी एरे क्रिएट कर दिया। डीपी एरे के अंदर हमने क्या बोला? डीपी में हम क्या कर रहे हैं? डीपी एरे में क्या कर रहे हैं दोस्त बताओ? इसका साइज कितना रखूं और मुझे ये बताओ कि इसको इनिशियलाइज किससे करूं? भाई ओवरलैपिंग डायग्राम के थ्रू दिखा दो। चलो भाई ओवरलैपिंग डायग्राम के थ्रू दिखा दे तुम्हें एक बार। इंक्लूड कर दो, एक्सक्लूड कर दो, n+1 n-1 एग्जाम्पल सोचते हैं फटाफट। हमने बोला कि यहाँ पे हम 2 पे आए और 2 पे हमने 2 कॉल मारी, एक इंक्लूड की कॉल मारी और एक्सक्लूड की कॉल मारी। अगर 2 पे इंक्लूड कर देता तो तुम कहाँ पहुँच जाते? 1, 2, 3, 1 और तुम्हारा आई कहाँ पे होता? 1 पे होता। क्या ये वाली कॉल और ये वाली कॉल सेम नहीं है? क्या ये वाली कॉल और ये वाली कॉल एग्जैक्टली सेम नहीं है? येस और नो? सेम है। मिल गई ओवरलैपिंग, सब प्रॉब्लम खत्म। अब समझ में आया जिस बच्चे ने पूछा था ये ओवरलैपिंग वाला गेम? समझ में आया कि नहीं? याद हो, जल्दी बताओ। अरे मिस्टेक इन डायग्राम करे जा रहे हो, बता दो ना क्या मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसमें इतना स्पैम करने की नीड पड़ रही है हम सबको? फर्स्ट एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे एरो नहीं होगा। कहाँ पे एरो नहीं होगा? इसमें एरो नहीं होगा, इसमें एरो नहीं होगा। लक्ष्मी कह रही है कि मैंने ये एरो जो है, ये वाले 2 एरो इस इंडेक्स के ऊपर लगा दिए। बेटा ये वाला एरो नहीं देख पा रहे तुम? ये वाला एरो नहीं देख पा रहे? आई इसके ऊपर है तो 2 कॉल चली गई हैं। ये वाला एरो जो है इस इंडेक्स के ऊपर नहीं लगा हुआ है,
यहाँ पर डेडिकेटेड मेंशन किया हुआ है मैंने कि इस वाले इंडेक्स की बात हो रही है। सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, तो रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करने हमने यहाँ पर बेस केस कुछ डिफाइन कर दी, यहाँ पे इंक्लूड बता दिया, एक्सक्लूड बता दिया, और इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू वो रिटर्न कर दी मैंने। ये बात समझ में आती है मुझे, चलो ये बात समझ में आती है। अब सॉल्व किया हमने, हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आया क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एक्सपोनेंशियल थी। इसको थोड़ा सा ना अपने को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर एक नीड है। क्या बात समझ में आती है? तो ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर नीड है, तो मैंने क्या बोला, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो मैंने देख ली, डीपी लगानी है मुझे। तो डीपी लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि चलो यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सॉल्व मेम, सॉल्व यूजिंग मेमोराइजेशन, और यहाँ पर मैंने पास कर दिए सारे के सारे पैरामीटर्स। एंड मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर DPR भी पास कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो ऊपर वाले कोड में किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अगर तुम्हें कि यहाँ पर DP का साइज क्या दूं, मत समझो। इस रिकर्सिव कोड के अंदर नम्स की वैल्यू चेंज हो रही है या n की वैल्यू चेंज हो रही है? भैया नम्स तो एज इट इज आ रहा है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, n की वैल्यू। तो मुझे क्या पता लग गया कि n के अकॉर्डिंगली मुझे DP का एरे बनाना है, n के अकॉर्डिंगली मुझे DP का एरे बनाना है। क्या बात समझ में आ रही है ये वाली? क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अभी के लिए मैंने इसको n+1 रख दिया, अभी के लिए मैंने इसको n+1 रख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? अभी के लिए मैंने n+1 रख दिया इसको। हो सकता है कि मुझे n की नीड हो सिर्फ, पर भैया आपने n+1 रख दिया, कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है मुझे सिर्फ n की नीड हो, पर मैंने यहाँ पे n+3 रख दिया, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-4 लोग ऊपर नीचे ऊपर हो जाएं, फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे नहीं होने चाहिए बस। क्या बात समझ में आती है? n+20 भी रख लूँगा तब भी मेरे कोड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना टाइम पे ना स्पेस पे, चल जाएगा बढ़िया बिंदास, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको रैंडमली बिना सोचे समझे n+1 डाल दिया। क्या बात समझ में आई? चलो पहला काम हो गया, इनिशियलाइज कर दिया इसको मैंने -1 के साथ। चलो -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब मैं गया मेरे कोड में, मुझे बताओ मैं क्या करूँ फटाफट। मैंने यहाँ पर किया इसे कॉपी, मैंने यहाँ पर इसे किया कॉपी, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। मैंने क्या कर दिया पेस्ट। अब फटाफट 3 स्टेप बता दो मुझे, 3 स्टेप बता दो मुझे फटाफट। पहला स्टेप DPR पास करना है, कर दिया। उसको मुझे क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर क्रिएट कर दिया था, यहाँ पे पास यहाँ पे कर दिया, ठीक है जी। फंक्शन कॉल मार दो फटाफट। तो मैंने बोल दिया कि रिटर्न सॉल्व यूजिंग मेम नम्स n, DP। चलो ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा पहला काम डन हो चुका है। सेकंड काम क्या है, DP में आंसर स्टोर करो। तो हमने DP में आंसर स्टोर कर लिया। DP ऑफ व्हाट, DP ऑफ व्हाट, DP ऑफ n, DP ऑफ n, DP ऑफ n स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया। 2 काम डन। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम भाई अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला केस चेक कर लो। तीनों केस लगा दिए भाई। DP का एरे क्रिएट किया, DP का एरे पास कर दिया, DP का एरे पास हो गया। अकॉर्डिंगली फंक्शन के अंदर भी चेंजेस करो। ये आ गया DP यहाँ पे, ये आ गया DP यहाँ पे। फंक्शन का नाम भी अलग है, फंक्शन का नाम भी चेंज करो भाई। ये मेमोराइजेशन का फंक्शन है, मेमोराइजेशन का फंक्शन है। तो आपने DP एरे क्रिएट कर दिया, DP एरे पास कर दिया, DP एरे पास कर दिया, DP एरे यहाँ पर चेंज कर दिया, DP एरे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, बढ़िया। सेकंड काम, DP के अंदर आंसर स्टोर कर लो, DP के अंदर आंसर रिटर्न कर देना, बढ़िया। थर्ड काम, DP के अंदर का आंसर पहले से पड़ा हुआ उसको रिटर्न कर दो। क्या वही 3 स्टेप है या कुछ अलग है? क्या वही 3 स्टेप है या कुछ अलग कर दिया, नया कर दिया मैंने? क्या वही सेम स्टेप है या कुछ नया कर दिया? बोलो जल्दी। एक्सेप्टेड, हमने सबमिट कर दिया। क्या मेरा कोड चल रहा है? क्या मेरा कोड चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। जहाँ पहले TLE आ रहा था वहाँ पे हमने DP लगा लिए। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है DP कितनी मजाक चीज़ है? अगर मैं तुम्हें अभी तुम्हें टैबुलेशन, मुझे पता है तुम्हें टैबुलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी, पर अगर मैं तुम्हें टैबुलेशन तक ना लेके जाऊँगा, अभी सिर्फ मेमोराइजेशन की बात करूँ, क्या तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो मजाक है? मजाक है, बिल्कुल सही मजाक है। अब अगली चीज़ जो हमें करनी है वो है टैबुलेशन। अगेन डरने की कोई नहीं है, आदत डालो, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। टैबुलेशन वाला कोड करते हैं। अरे भाई लक्ष्मी, सिंपल सी गेम है, हर किसी को अपना डाउट लॉजिकल लगता है, पर कभी कभी कोई टीचर कुछ कह दिया करो तो सुन लिया करो कि भाई इसको भी कुछ आता होगा, ये भी कुछ सोच के बोल रहा होगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है। हर बार आप ठीक नहीं हो सकते हो, ठीक है। हर बार सब गलत नहीं हो सकते हैं, कभी कभी इंसान की खुद की गलती भी होती है, थोड़ी थोड़ी मान लेनी चाहिए, कुछ घट नहीं जाएगा उससे,
ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। टैबुलेशन की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 डीपीआरए क्रिएट करो। डीपीआरए मैंने क्रिएट कर लिया। बताओ भाई क्या रखूं इसके अंदर, बताओ बताओ क्या रखूं। भैया आप सेम आप कॉपी कर लो इसको, क्यों मेहनत कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगेन ज़्यादा होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा चल जाएगा, कोड में कोई इशू नहीं आएगा, सारे टेस्ट केस पास होंगे, कोई सा कॉर्नर केस नहीं फंसेगा, पर ये कम नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ मैं, यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ, जल्दी से बता दो बेटा एक बार, यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ? क्योंकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट लगाना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज़ रख सकता हूँ जिसे हम क्या कहते हैं, इंट मिन। इंट मिन, हाँ उससे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इंट मिन को रख के सॉल्व हो जाएगा। पर अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे इंट मिन रखने की नीड ही नहीं है, तुम्हारा जीरो से भी काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा इंट मिन से सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा इंट मिन से सॉल्व, पर तुम्हें अलग से इंट मिन के लिए इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। पर तुम जीरो लगाना चाहो तो जीरो से भी ये सॉल्व हो सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? बढ़िया, तो हमने जीरो लगा दिया यहाँ पे। क्यों लगाया अभी समझ में आएगा, ट्राई रन करेंगे समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या है? ऊपर जाओ, बेस कर देखो, आंसर रखो। एन की वैल्यू जीरो के लिए आंसर नम ऑफ जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब डीपी ऑफ जीरो के लिए आपका आंसर नम्स ऑफ जीरो होना चाहिए। क्या बेस केस वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया? ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था? फटाफट टॉप डाउन अप्रोच को एक बार ऑब्जर्व करो कैसे वहां पर चल रहा है। टॉप डाउन अप्रोच में आप एन से शुरू करते हो और खत्म कहां पे करते हो? जीरो पे जाते हो। एन से जीरो जा रहे हो, एन से जीरो जा रहे हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? कॉमन सेंस है यार, साफ साफ दिख रहा है। एन से शुरू किया था, जीरो पे खत्म कर दिया, मजाक है? एन से जीरो जा रहे थे तो यहां पे कहां जाएंगे? अगर टॉप डाउन में एन से जीरो जा रहे तो बॉटम अप के अंदर जीरो से एन जाएंगे। कॉमन सेंस इट इज। तो हमने बोला कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से हम जा रहे हैं एन। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो। अगेन यहाँ पर एक चीज़ भैया देखनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या जीरो का आंसर तो ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो जीरो मत लगाओ ना, वन से शुरू कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो गया, खत्म, इतना ही था। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? कॉपी पेस्ट, पकड़ो इसको, करो कॉपी, पकड़ो इसको, कर दो पेस्ट। मैंने बोला अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पहले तो डीपी में चेंज करनी है सारी की सारे रिकर्सिव कॉल्स। तो मैंने बोला यहाँ पर डीपी ऑफ n-2। एक चीज का ध्यान रखो, n क्यों लगाया भाई? यहाँ पे n नहीं लगाना है। यहाँ पे हम ith इंडेक्स का आंसर निकाल रहे हैं तो i-2 लगना चाहिए। i यहाँ पर n के ऊपर जो ट्रैवर्स कर रहा है तो यहाँ पर i-2 करो। ठीक है, नम्स ऑफ n, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, ऐसे भी चेंज कर दूं। नम्स ऑफ n रखने की नीड है, ऐसे भी चेंज कर दूं। नम्स ऑफ n रखने की नीड है, ऐसे भी चेंज करो, जल्दी से बताओ। हर किसी में फिर सेम ही नंबर ऐड होगा भैया। अगर यहां पर भी नम्स ऑफ n रख दिया तो हर इंक्लूड वाले केस में सेम ही नंबर ऐड होगा। हमें वो थोड़ी करना है, हमें नम्स ऑफ i करना पड़ेगा। यहां भी i कर दिया। सेम फॉर दिस, आपने यहां पर भी डीपी लगा दिया, यहां पर भी आपने i कर दिया, क्योंकि i ही तो आपके n पे ट्रैवर्स कर रहा है। इंक्लूड का आंसर निकाल चुके हैं, एक्सक्लूड का आंसर निकाल चुके हैं, और डीपी के अंदर आंसर स्टोर कर रहे हैं। कौन सा आंसर स्टोर कर रहा हूं मैं? यहाँ पे n थोड़ी आएगा भैया, यहाँ पे तो i आएगा। मैंने कहा ओके, हो गया, कन्वर्ट कर लिया, आंसर रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करना चाहिए मुझे यहाँ पे? क्या डीपी ऑफ n से मेरा आंसर आ जाएगा? क्या डीपी ऑफ n से मेरा आंसर आ जाएगा? लगता तो है, चेक करते हैं कि कुछ गलती होगी कि निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसे किया कमेंट, हमने सिंपल सा एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल दी कि रिटर्न कर दो सॉल्व यूजिंग टैब्यूलेशन नम्स कॉमा n। हमने इसको रन कर दिया। क्या लगता है चलेगा? फट गया, इसका नाम नम्स रखो भाई। फट गया, कहाँ पे फटा भैया? आपका ये जो इंडेक्स है ना i-2 या फिर जो इंडेक्स है i-1, यहाँ पे फट गया। ये हो सकता है कि नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, हो सकता है कि नेगेटिव इंडेक्स आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? पॉसिबिलिटी है या नहीं है, जल्दी से बता दो। अगर है तो उस केस में क्या करूं? अगर
है पॉसिबिलिटी, तो कैसे संभालूँ इसको, मैं कैसे संभालूँ? इफ से संभालेंगे, क्या लिखूँ इफ के अंदर, क्या लिखूँ? बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने I1 से स्टार्ट कर दिया पर आप 2 पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। 1 से गए 0 और 0 से गए -1, तो -1 तो इंडेक्स होता नहीं, दैट्स वाई फट रहा है, दैट्स वाई फट रहा है। -1 तो इंडेक्स ही नहीं होता ना भाई, दैट्स वाई फट रहा है। तो क्या करें, क्या करें? बच्चे कह रहे हैं I-2 > 0, ठीक है वो कर लेंगे, पर I=1 का आंसर कैसे निकालोगे फिर? I=1 का आंसर कैसे निकालोगे? सोचो, लगाओ दिमाग इसके अंदर फटाफट। ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमने वहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे n-2 करने की कोशिश करी और हमने सिंपल सी चीज़ बोली है कि अगर n नेगेटिव हो तो आंसर क्या है? 0। ओहो, आंसर तो ऊपर ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ऐसा केस लिखना पड़ेगा कि बेटा int include = 0, int exclude = 0। स्टार्टिंग में इनको 0 मान लो भाई साहब, और बाद में अगर I-2 > 0 है तो उस केस में इंक्लूड की वैल्यू निकाल लो ऐसे। और आई थिंक इसमें तो नीड ही नहीं पड़ेगी, इसमें तो नीड ही नहीं पड़ेगी, तो इसको ना भी रखूँ तब भी बात बन जाएगी। एक बार ऐसे ट्राई करके देख लो, रन करके, एक बार ऐसे रन करके ट्राई करके देख लो। चल गया क्या? चल गया क्या? सबमिट कर दो। रॉन्ग आंसर, फट गया। कहाँ फटा? 55 टेस्ट केस चल गया, एक पे रॉन्ग आंसर आ गया। 1,2 आउटपुट आ गया 1, आंसर आना चाहिए 2। कैसे फट गया भाई? ये फटना तो नहीं चाहिए था, कैसे फट गया? देखते हैं कहाँ पे गलती करिए। 1,2 हमारे पास यहाँ पर 2 घर हैं, हमारा आंसर इसमें आ रहा है 1 और आंसर आना चाहिए 2। क्यों? क्योंकि हमने पहले घर में कर ली चोरी। dp ऑफ 0 = nums ऑफ 0, ठीक है। 1 तक मेरा आंसर 1 आ रहा है, और I = 1 वाले केस के अंदर अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँ तो मेरा आंसर बनेगा dp ऑफ I-2, जो कि कुछ गलत कर दिया मैंने यार। चलो ऐसे दोबारा लिखते हैं इसको, एक बार दोबारा लिखते हैं। तो हमने क्या बोला? dp ऑफ I-2 एंड dp ऑफ I-1, ठीक है। dp ऑफ I-2 इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? dp ऑफ I-2 की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर करा लेता हूँ एक बार, ऐसा करता हूँ int temp = 0 और if I-2 > 0 अपन कर सकते हैं temp = dp ऑफ I-2, और हमने बोल दिया यहाँ पे, इसको कर दिया हमने temp। रन करके देखते हैं एक बार। हमने temp के अंदर स्टोर कर लिया, dp ऑफ I-2 की वैल्यू 0 मार्क कर दी, इंक्लूड कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे इसको रन करके देखा एक बार, बढ़िया चल गया क्या? बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और ओह माय गॉड क्या बात है, सुंदरता देख रहे हो कोड की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सॉल्व तो कर लिया, उसमें तो कोई भी इशू नहीं है, पर किया क्या है वो समझा देता हूँ एक बार, किया क्या है वो समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार समझाता हूँ किया क्या है हमने, आ जाओ। तो अभी पहले नॉर्मल केस समझते हैं क्या करने वाले थे, फिर समझाता हूँ क्या है। हमने बोला एक एग्जांपल उठा के लाते हैं फटाफट। 1 2 3 1 हमने बोला मेरे इनपुट में ये 4 घर बने पड़े हैं, 1 2 3 1 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास 4 घर बने पड़े हैं, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर टैबुलेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, टैबुलेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 रखी थी, n बेसिकली तुम्हारा एंडिंग इंडेक्स को दर्शा रहा था, तो मैंने n+1 साइज़ का DP array बना दिया, यानी कि 4 का मैंने DP array बना दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने फटाफट यहाँ पर 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। मैंने यहाँ पर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा सबके अंदर 0 इंसर्ट कर दो। एक सेकंड रुको, इतना नहीं देख सकता, इतना सहन नहीं होगा भाई मुझसे। अब कर लो जो करना है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया, और ये 0 1 2 3 ये मेरा DP array है, ठीक है। और अब हमने क्या बोला, कि हम यहाँ पर DP ऑफ 0 की वैल्यू पहले इंसर्ट कर लेते हैं बेस केस का यूज़ करके। DP ऑफ 0 बेसिकली एक ही घर है अगर, तो तुम उसमें 1 की वैल्यू इंसर्ट कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें इस स्टेप तक आते आते कन्फ्यूजन अभी भी है, तो इसका मतलब ये कि तुम्हें DP ऑफ I का मतलब नहीं पता।
तो डी पी ऑफ आई का मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी पी ऑफ आई का यहाँ पर मतलब ये है कि आइथ इंडेक्स तक आते आते या आइथ हाउस तक आते आते तुम कितना मैक्सिमम मनी कमा चुके हो। ध्यान सुनना मेरी बात को, आइथ इंडेक्स तक आते आते तुम कितना मैक्सिमम मनी कमा चुके हो वो डी पी ऑफ आई दर्शाता है। अगर इसी को बोलूँ डी पी ऑफ एन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि nth इंडेक्स तक आते आते तुम कितना मनी कमा चुके हो मैक्सिमम, उसे डी पी ऑफ एन कहते हैं। अब क्लैरिटी मिली, थोड़ी और क्लैरिटी मिली, बहुत बढ़िया। तो हमने डी पी ऑफ आई सॉल्व कर लिया, डी पी ऑफ जीरो का हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, डी पी ऑफ जीरो इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो। एक लूप हमने चलाया जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके तुम लेस देन इक्वल टू एन यानी लेस देन इक्वल टू 4 तक जाओ, ऐसा कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है इससे, देखते हैं एक बार क्या होता है। लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू तो ये है ना भाई 3, लेस देन इक्वल टू 3 तक जाओ, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बोला मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला यहाँ पे मुझे 1 के लिए आंसर स्टोर करना है, 1 के लिए आंसर, 1 वाले इंडेक्स के लिए आंसर स्टोर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया इस इंडेक्स के ऊपर, मैंने बोला इसको इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ। अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा, तो इसको इंक्लूड करने से हम क्या बोल सकते हैं, एक तो ये जो मनी है ये वाला मनी मेरे पास होगा, और जो मनी यहाँ पर i-2 इंडेक्स पर यानी इस इंडेक्स पर जो मनी पड़ा है वो मनी मेरे पास होगा। यहाँ पर तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, ये तो कोई वैलिड इंडेक्स ही नहीं है, तो मैंने इस मनी को जीरो मान लिया। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर i-2 लेस देन जीरो है तो उसमें तुम टेम्प को जीरो मार्क कर देना। क्या बात समझ में आई? मैंने बोला कि अगर मैं किसी भी नंबर के ऊपर हूँ और मैं कहता हूँ इंक्लूड का मतलब ये हुआ कि साइड वाला एक्सक्लूड होगा, मतलब इसके पीछे वाले में जो भी मनी इकट्ठा हुआ है वो सारा मनी उठा के ले आओ। पर यहाँ पे मनी नहीं था तो तुमने इसको जीरो मार्क कर दिया, तो तुमने बोला टोटल मनी फर्स्ट इंडेक्स तक 2 बन गया, यानी ये वाला 2 रुपये बस, और कुछ नहीं। फिर मैं इस इंडेक्स पे आया, अच्छा भैया एक्सक्लूड वाला केस भी तो हो सकता था, मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पर तुमने 2 चीज़ें देखी, इंक्लूड वाले केस में तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 2, एक्सक्लूड वाले केस में तुम्हारे पास कितना आंसर बन रहा है, जो पहले अब तक बना पड़ा है, पहले 1 बना पड़ा है। एक्सक्लूड वाले केस में तुम्हारा आंसर आ रहा है 1, इनका जो मैक्स है वो तुम स्टोर कर लो, तुमने 2 स्टोर कर लिया। अब 3 वाले केस में आओ, 3 वाले केस में तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक इंक्लूड का केस बनेगा कि अगर मैंने 3 को स्टोर कर लिया तो आंसर क्या बनेगा, 3 प्लस इसके पीछे वाले पे जाओ, यहाँ तक आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो आंसर आ गया 4। और एक्सक्लूड वाले केस में जाओ, यहाँ पे क्या होगा, 3 को एक्सक्लूड कर दिया, पीछे वाले का आंसर चेक कर लो, मैक्सिमम क्या बन रहा है अब तक, 2 है ना, तो आंसर क्या आ गया 4। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। अब आए लास्ट में 1 के ऊपर, या तो मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा, अगर मैं इसमें इंक्लूड वाली बात करूँ तो 1 आएगा प्लस 2 पीछे क्या पड़ा हुआ है आंसर, 2 पीछे मेरे पास आंसर 2 पड़ा हुआ है, 1 + 2 आंसर 3 आ गया, या इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, यानी एक पीछे आंसर क्या पड़ा हुआ है, एक पीछे आंसर 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर 4 आ गया मैक्सिमम में। अब मैंने बोला डी पी ऑफ एन को रिटर्न कर दो, यानी डी पी ऑफ 3 को मैंने रिटर्न कर दिया, कहानी खत्म, निकल गया आंसर, खत्म, 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। इस प्रकार तुमने सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन यूजिंग टैबुलेशन मेथड। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो डी पी ऑफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पी ऑफ आई डिपेंड कर रहा है इंक्लूड के ऊपर, इंक्लूड डिपेंड कर रहा है टेम्प के ऊपर, टेम्प डिपेंड कर रहा है i-2 के ऊपर। तो डी पी ऑफ आई क्या डी पी ऑफ i-2 पर डिपेंड कर रहा है, येस और नो, बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल कर रहा है। और क्या डी पी ऑफ आई एक्सक्लूड पर डिपेंड कर रहा है, एक्सक्लूड जो है वो डी पी ऑफ i-1 पर डिपेंड कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ समराइज कर सकता हूँ कि इस वाले कोड के अंदर डी पी ऑफ आई जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, डी पी ऑफ i-2 और डी पी ऑफ i-1। यस और नो जल्दी से बताओ। बिल्कुल। और यहाँ पे साफ साफ मैं देख रहा हूँ कि अगर ये मेरा एक एरे है और ये मेरा ith इंडेक्स है, तो ये डी पी ऑफ आई जो है अपने एक पीछे यानी डी पी ऑफ i+1 अपने 2 पीछे डी पी ऑफ i-2 इन पर डिपेंड कर रहा है। तो रादर देन हैविंग द एंटायर एरे, क्या मैं 3 वेरिएबल से कर सकता हूँ कि इसको मैंने बोल दिया प्रीवियस 2, इसको मैंने बोल दिया प्रीवियस 1, इसको मैंने बोल दिया करंट, और हर एक कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा प्रीवियस 2 आगे बढ़ जाएगा, प्रीवियस 1 आगे बढ़ जाएगा, करंट आगे बढ़ जाएगा, जैसे हमने कल वाली क्लास में किया था। तो पैटर्न मिल गया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं, हो जाता है तो होना तो चाहिए वैसे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए, मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास प्रीवियस 2 है जो कि कहाँ पर होगा, मैंने बोला लेट्स से इसकी वैल्यू 0 है अभी। मैंने बोला मेरे पास प्रीवियस 1 है अभी जो कि 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, यानी कि 0th इंडेक्स पर तुम्हारी वैल्यू क्या पड़ी है, ये पड़ी है, ठीक है। तो प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 मैंने ये बना दिया, बहुत बढ़िया, 2 चीज़ें तुम्हारे पास हो गई। अब मैंने क्या बोला, प्रीवियस 1 मेरे पास है, प्रीवियस 2 मेरे पास है, अब मुझे करंट वाले वेरिएबल की बात करनी है। ठीक है। हमने बोला कि करंट तुम्हारा 0 है, हमने बोला dp(i-2) को रिप्लेस कर दो भाई प्रीवियस 2 से, और dp(i-1) को रिप्लेस कर दो भाई प्रीवियस 1 से, और dp(i) को रिप्लेस कर दो भाई करंट से, और हर बार इनको आगे बढ़ा देना कि प्रीवियस 2 विल बी इक्वल टू प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 1 इक्वल्स टू करंट, जो हम हर बार करते हैं, हर एक आइट्रेशन में आगे बढ़ जाएंगे ये, और रिटर्न कर दिया मैंने अपना जो मेरा करंट आंसर होगा। ठीक है, जो मेरा करंट रिटर्न करना चाहो करंट रिटर्न कर लो, प्रीवियस 1 रिटर्न करना चाहो प्रीवियस 1 रिटर्न कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो रिटर्न कर सकते हो। मैंने रन कर दिया। अभी तो खैर मैंने इसको मैंने कॉल ही नहीं करा फंक्शन को, तो मज़ा कैसे आएगा। तो मैं इसको फटाफट कॉल कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा सोल्यूशन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने इसे रन कर दिया और चला। मैंने बोला सबमिट करके देखो एक बार, थोड़ा डाइसी लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है बढ़िया। तो इस प्रकार हमने स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया, को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें समझाता हूँ प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 इनिशियलाइज कैसे किए मैंने। चलो आ जाओ। हमने बोला जी ये रहा मेरा एरे, हाँ ये रहा मेरा एरे, और मुझे कॉमन सेंस की बात है, हमने लूप कहाँ से चलाया है वैल्यू निकालने का, फॉर लूप हमने चलाया है i इज इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक, यानी कि हम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वाली कॉमन सेंस की बात है, मेरी करंट वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ। कॉमन सेंस है यार, बेवकूफ़ी वाली बात तो नहीं कर रहा मैं, है ना। कॉमन सेंस है, इस वैल्यू को निकाल रहे हैं तो मैंने इसे करंट वैल्यू मान लिया, और कॉमन सेंस की बात है, इससे पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस 1, ये था 0th इंडेक्स, ये था फर्स्ट इंडेक्स, और इससे पीछे वाले एलिमेंट वो होगा प्रीवियस 2, पर इससे पीछे तो कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं हुआ, 0 बोल दिया तभी तो मैंने तभी तो 0 बोला मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने नम्स ऑफ 0 निकाली थी, अगर तुम्हें याद हो, बॉटम अप अप्रोच, और करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। इस प्रकार सॉल्व कर लिए। फटाफट कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, और आगे बात करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर हमने हर किसी नोड के लिए 2 केस सॉल्व किए, इंक्लूड का केस, एक्सक्लूड का केस, कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर इस वाले केस में आएंगे तो हमने n की वैल्यू जो है बेसिकली n की वैल्यू को हम 0 तक लेके गए हैं, और हर केस को एक ही बार सॉल्व किया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, और यहाँ पर आगे टैबुलेशन के अंदर बेसिकली एक तुम्हारा लूप चल रहा है 1 से n तक, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। और यहाँ पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आए, स्पेस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेमोराइजेशन की बात करें तो डीपी ने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, और रिकर्जन कॉल स्टैक ने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, तो ऑफ एन प्लस ऑफ एन स्पेस चला गया। अगर मैं टैबुलेशन की बात करूँ तो डीपी ने एक्स्ट्रा स्पेस दिया, तो यहाँ पे ऑफ एन स्पेस चला गया। अगर यहाँ स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की बात करूँ तो 3 वेरिएबल लिए ऑफ 1 स्पेस, कॉन्स्टेंट स्पेस में आपने सोल्यूशन राइट डाउन कर दिया। देखो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो बोल रहा हूँ वही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ये थोड़ा फंस जाता है, तो छोटा मोटा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम कि बिल्कुल एकदम रट्टा मार के पहुंच जाएं। कभी कभी चीज़ें फट जाती है, तो हैंडल करना आना चाहिए, तभी तो कोडर माने जाओगे यार। हर बार ऐसा नहीं है कि सेम कोड जो तुमने पढ़ा या सेम प्रॉब्लम जो पढ़ी है वही इंटरव्यू में आएगी, वो थोड़ी पढ़ना है हमें इतना आना चाहिए कि कोई नया क्वेश्चन भी आया तो हमको सॉल्व कर पाए, राइट। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन 2 क्वेश्चन से। मुझे तो पर्सनली फील होता है कि बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन्हें 1D DP कहते हैं। जब आप 1D ऐसा एक सिंगल 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं DP के लिए, आंसर स्टोर करने के लिए 1D DP होती है। या फिर तुम्हारे रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो उसको भी हम कहते हैं कि एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो 1D DP लगा सकते हैं अगर तुम्हारे वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाली केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तुमने सॉल्व कर लिए दोनों क्वेश्चन, कॉइन चेंज हो गया या हाउस रॉबर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तुम्हें सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, सारी की सारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, हर एक पॉसिबल अप्रोच बता दी है। होमवर्क के अंदर क्या कर सकते हो, होमवर्क के अंदर उल्टा ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन करने का। अभी के लिए मैं अमाउंट को 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ। तुम ऐसा कोड लिखो रिकर्जन में जहाँ तुम 0 से अमाउंट को टारगेट अमाउंट तक लेके जाओ। शुरुआत करो 0 से और टारगेट अमाउंट तक लेके जाओ, ये कोड लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली सारे के सारे कोड चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
पहला काम ये कर लो। सेकंड काम क्या करा हमने यहाँ पे, हमने रिकर्जन से इसको n से 0 तक लेके जाने की कोशिश करी है। तुम रिकर्जन से ऐसा कोड लिखो जहाँ 0 से तुम n तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे ही तुम वो कोड लिख दोगे हो जाएगा, आसान है, पॉसिबल है। वैसे ही ये सारे के सारे नीचे वाले कोड चेंज हो जाएंगे, तो तुम्हें प्रैक्टिस करने का एक और मौका मिल जाएगा। आशा करता हूँ करोगे, होमवर्क में कर लोगे तुम्हारा फायदा होगा, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। बात समझ में आती है? इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। क्या बात समझ में आती है? इसका एक और वेरिएंट है, इसका एक और वेरिएंट है, या मैं तुम्हें इसका एक वेरिएंट बता देता हूँ, तुम खुद भी सर्च कर सकते हो। ऐसा हाउस रॉबर 2 सर्च करूँगा, इस क्लिक करूँगा इस पर, तो इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लिखी हुई है, ये रहा, ऑल हाउसेज एट दिस प्लेस आर अरेंज इन अ सर्कल। ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा है, और तुम पुराने वाले कोड का यूज़ करके, जो कोड मैंने तुम्हें अभी दिया है, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मजाक है, एकदम सिंपल मजाक है, टेज मजाक है, टेज गाइज, बहुत आसान है। तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन हाउस रॉबर 2 को होमवर्क में करके लाना है, ठीक है? ये कहानी हो गई, और बस इतना ही है। तो आज की क्लास के अंदर रिपीट करके देखना। आई थिंक मैं डीपी समझाने में सक्षम हुआ होगा। मुश्किल लग रही है, आसान लग रही है, बताना एक बार। एक क्लास सोच रहा हूँ और ले लूँ 1D डीपी की, उसके बाद 2D पे जाऊँ, पर मेरे हिसाब से 1D में जितना तुम्हें समझाना चाहिए था उतना मैंने समझा दिया, ठीक है? तुम्हें एक फोर लूप वाला पैटर्न आ गया, जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ रिकर्सिव कॉल जाती हैं। ये सेम पैटर्न तुम्हें रिकर्जन के टाइम पे भी समझाया था, ठीक है? सेकेंडली इंक्लूड एक्सक्लूड वाला पैटर्न आ गया, ये भी सेम पैटर्न में रिकर्जन के टाइम पे पढ़ाया था। तो कोई नए पैटर्न नहीं सीखे, ऑलरेडी पैटर्न पहले से हम जानते थे, हमने बस यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी सीख रहे कि डीपी अप्लाई करने की वो अप्लाई कर दी है। देखूंगा, अगर मुझे लगा नीड है एक और क्लास की तो मैं लूँगा, नहीं मुझे लगा नीड नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था मैंने सिखा दिया है, और आई थिंक इसके आधार पर तुम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। हर एक सिंगल मान्यूट चीज़ का ध्यान रखकर तुम बता रहा हूँ मैं कि अच्छा यहाँ पे DPRA ले रहे हो, अच्छा DPRA के अंदर तुम्हें साइज़ बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। अच्छा साइज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो साइज़ समझ में नहीं आ रहा तो जाओ एक बार देख के आओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रहा है, तो अमाउंट का यूज़ करके साइज़ बना देना। तुम्हें हर एक सिंपल छोटी छोटी चीज़ बताई है, हर सारी माइन्यूट डिटेल शेयर किया, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? भैया 887 क्वेश्चन करा देना लीड कोड पे, एक बार देख लेता हूँ दोस्त कौन सा क्वेश्चन आपका है 887। एक सेकंड दो। सुपर एक ड्रॉप प्रॉब्लम, अरे भयंकर चीज़ है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। एक ड्रॉप पजल, पुराने दिन याद आ गए इसको देख के, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे करता है ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो धन्यवाद, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में इतना है, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।